Hello everyone. Today we are going to start the third part of the my training over ISO 22000 Food Safety Management System. This is the last part of this training. I believe you attended my earlier two parts of this training, part one and part two. That is important and essential before going through this part three training video. In this, we discuss the part clause 8, 9, and 10. So this is very important part, clause 8, with respect to food safety, and you get a clear-cut idea what will be the safety requirements, how you are going to cover the or critical control points here, what will be the things you are going to address. You needed to do the addressing that things. So let's start. So as my slide visible to you, I mentioned the operation clause. The title of this clause is operation, eighth clause. The first subclause is operational planning and control, PICMU. This is basically plan, implement, control, measure and update, realization of safe products, determined action planning clause, process criteria, implementation, records, planning changes, control and review, outsource process control. So this is these are the important keywords I took from the standards to brief you. So uh, जो ऑपरेशन क्लॉज है वो पहला उसमें ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात कर रहा है कि हम प्लानिंग और कंट्रोल कैसे करेंगे जो भी ऑपरेशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी प्रोसेसेस हैं उनके, जो भी हम जब उनको ऑपरेट करेंगे तो उनको कैसे कंट्रोल करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ब्रीफ होंगी। ठीक है, सो ये 8.1 है। इसके साथ ही यहाँ पे जो हमने प्लानिंग क्लॉज डिस्कस किया था, जिसमें हम प्लानिंग की थी सारी चीज़ों की, हम कैसे चीज़ों को करने वाले हैं, क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डे टू डे उसको इम्प्रूवमेंट के लिए हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली प्लान की बात यहाँ पे भी इस क्लॉज में भी होती है, क्योंकि ऑपरेशन की बात जब भी आएगी तो वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ की ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो आपको डे टू डे चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं, रिवाइज करनी पड़ती है अपनी प्लानिंग को, कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, एज पर द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट। तो इसलिए यहाँ पे भी प्लानिंग आपके माइंडसेट में होना चाहिए कि आपको एज पर द रिक्वायरमेंट हमें कुछ एक छोटी मोटी क्रिटिकल भी हो सकती है, वो प्लानिंग हमें अपडेट करनी पड़ सकते हैं अपने ऑपरेशन को लेके। इसीलिए यहाँ पे प्लान, इम्प्लीमेंट, कंट्रोल, मेंटेन और अपडेट करने के स्टैंडर्ड बात करता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे रियलाइजेशन की बात होती है कि प्रोडक्ट, सेफ प्रोडक्ट के रियलाइजेशन की। तो रियलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ये रियलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि आपके अंदर एक क्लैरिटी आए, आपके मैनेजमेंट के अंदर, एक टीम के अंदर, कि जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस पे हम उसको इंश्योर कर सकें, एश्योर कर सकें कि जो हमारा आउटपुट है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। ठीक है, तो रियलाइजेशन इस तरह से डिफाइन होता है। रियलाइजेशन के लिए नंबर ऑफ थिंग्स आपको करनी पड़ती है, जो भी आपने प्लानिंग में चीज़ें की हैं, प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, रिक्वायरमेंट्स के रिस्पेक्ट्स में, वो सारी चीज़ें आपकी अ, मतलब धरातल पर उतरे, विजिबल हो, वेरीफाइबल हो, आप वैलिडेट कर सको उन चीज़ों को, तब जाके आप कहीं ना कहीं आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ, हमें एक रियलाइजेशन जो है हमारे सेफ प्रोडक्ट का, वो हमने अचीव कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है रियलाइजेशन में। और जो हमने प्लानिंग की है अर्लियर क्लॉज में, प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, ओवरऑल कंपनी के कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है ऑपरेशन क्लॉज में। ठीक है,
तो इसमें हमें जो चीज़ें करनी होंगी तो वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी हमने प्रोसेस के क्राइटेरिया सेट किए थे प्लानिंग में वो हमें इस्टेब्लिश करना है ऑपरेशन में। सबसे पहला पॉइंट ये आता है। उसके बाद है जो कंट्रोल्स हैं प्रोसेसेस के, उनको इम्प्लीमेंट करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, इस्टेब्लिश करने का ये मतलब है कि आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, प्रॉपर कम्युनिकेट किया है, सबके पास एक प्रॉपर अवेयरनेस है, सबकी सबकी कंपिटेंसी अच्छी तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग है, जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको। जब आप इम्प्लीमेंटेशन में जाते हो तो इम्प्लीमेंटेशन है कि जब आप चीज़ों को रन करते हो, चीज़ों को ऑपरेट करते हो, तो डे टू डे वो चीज़ें हो रही हैं उसको आप मेज़र करते हो, डेटा जनरेट करते हो, रिकॉर्ड जनरेट करते हो। ठीक है, तो इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड बात करता है कि जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है वो एज एविडेंस के फॉर्म में, जिससे कि हम एक कॉन्फिडेंस और डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि हमारे जो प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोसेस को एक्सिक्यूट किया है, उस ऑपरेशन को पर्टिकुलरली हमने एक्सिक्यूट किया है। तो हमें रिकॉर्ड्स को बनाना है, मेंटेन करना है। ठीक है, इन केस कोई अगर चेंज आ रहा है, जैसे मैंने से बात की ऑपरेशन में भी प्लान की बात करता है स्टैंडर्ड, तो अगर कोई रिक्वायर्ड चेंज है तो वो कंट्रोल फॉर्म में है हो, उस चेंज को हम कंट्रोल फॉर्म में करें, ये भी हमें इंश्योर करना है। ठीक है, इसमें हमें उसका कॉन्सिक्वेंसेस को देखना, उस चेंज की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं इंटेंडेड जो हमारे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और और जिस जो बेटर से बेस्ट हो सकता है कि कोई भी एडवर्स इफेक्ट आए हमारे जो भी रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव है उस प्रोसेस को लेके, तो उसको हम उस एडवर्स इफेक्ट को मिटिगेट कर सकें या फिर हम कंप्लीटली ख़त्म कर सकें। तो इस तरह की हमें प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को वहाँ पे करनी है। तो अगर हमने कोई प्रोसीजर डेवलप किया है प्लानिंग को लेके, तो कंट्रोल चेंज का भी क्लॉज था प्लानिंग के अंदर, तो उसमें हमने जो प्रोसीजर डेवलप किया है तो यहाँ पे जो चेंजेस हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी हमारी चेंज की रिक्वायरमेंट हमारी आइडेंटिफाई होंगी, उसी उसी प्रोसीजर के थ्रू हमें अच्छी तरीके से रिव्यू करना है, जिससे जो भी एडवर्स इफेक्ट है उसको मिटिगेट कर सके। तो ये चीज़ें थी। साथ ही साथ यहाँ पे इस क्लॉज में जो आउटसोर्स प्रोसेस है उनको कंट्रोल करने की बात करता है स्टैंडर्ड, कि जो आउटसोर्स प्रोसेस हैं उनको अच्छी तरीके से कंट्रोल करें। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था सपोर्ट क्लॉज में अभी इससे पहले वाले में कि आउटसोर्स प्रोसेसेस की इम्पोर्टेंस क्या है, इंटरेस्टेड पार्टीज की एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज की रिक्वायरमेंट, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और फूड चेन में क्यों वो इम्पोर्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है जब भी वो अपने ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करे कि उसको अपने जो उसके आउटसोर्स प्रोसेसेस हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल हो, जो उनकी क्राइटेरिया हैं फूड सेफ्टी को लेके वो अच्छी तरीके से फुलफिल हो। ठीक है, और उसमें किसी तरह का भी गैप ना हो, कोई ना कहीं वो लैग ना करे कंट्रोल करने में, आपकी टीम लैग ना करे, वो सप्लाई करने में लैग ना करे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सब क्लॉज की तरफ। ये है प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स, PRPs। ठीक है, ऑपरेशन का ये सब क्लॉज है सेकंड। प्री रिक्विजिट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है फूड सेफ्टी में जब आप काम करते हो, कि आपका प्री रिक्विजिट प्रोग्राम क्या है। तो इसमें जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं वो पहला है इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट, मेजर एंड अपडेट, प्रिवेंशन एंड रिडक्शन, कंटैमिनेशन एंड हजार्ड्स, प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग एंड वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। सो यहाँ पे ठीक है, स्टैंडर्ड क्लियरली कहता है कि आप एक PRP को इस्टेब्लिश करो। ठीक है, उसके साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करो, मेंटेन करो, अपडेट करो, जिससे कि जो
कंटैमिनेशन है, और साथ ही साथ उसके साथ जो फूड हजार्ड्स हैं उनको कहीं ना कहीं आप प्रिवेंट कर सको, रिड्यूस कर सको। ठीक है। ये फूड सेफ्टी हजार्ड्स या कंटैमिनेशन किसी भी तरीके से हो सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं, प्रोसेसिंग में हो सकते हैं, जो वर्क इन्वायरमेंट में वो प्रेजेंट हैं उसके थ्रू ये कंटैमिनेशन ऑफ फूड हजार्ड आ सकते हैं। तो पीआरपी इन सारी चीज़ों से रिलेट करता है, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। तो हमें ऐसा एक पीआरपी बनाना, एस्टेब्लिश करना है जो इन सारी चीज़ों के लिए इफेक्टिव हो। इन सबों के लिए जो भी उनकी क्राइटेरिया है उसमें पीआरपी में हमारे कवर्ड हों। हम जो भी हमारे हजार्ड्स हैं, कंटैमिनेशन है, उनको हम प्रिवेंट और रिड्यूस कर सकें। तो इस तरह का हमें पीआरपी डेवलप करना है। पीआरपी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो पीआरपी जो हमारा होगा वो पहला उसका जो मेन गोल है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से क्लियर मत आप वो कंफ्यूज मत होइएगा। मैं अलग अलग पोर्शन में ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँगा। ठीक है। हमारी जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी की एफएसएमएस को लेके वो अलग है, और स्पेसिफिक सब क्लॉज वाइज मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूंगा। इसको आप एज अ कंपनी ऑब्जेक्टिव्स भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एफएसएमएस। और यहाँ पे मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो बातें मैं ट्रेनिंग में बता रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस बात को कहने का, बताने का आपको। ठीक है। तो जो पीआरपी हमारी होनी चाहिए वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट हमने डिसाइन किया है पहले से फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा पीआरपी की कुछ हम एक्सटर्नल चीज़ें कवर कर रहे हूँ। यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस कॉन्टेक्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ जो फूड सेफ्टी है वो भी उतना इक्वल पॉइंट है। तो हमारी पीआरपी जो है वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारी इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज हैं, उनको वो सेटिस्फाई करती हुई होनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि वो कुछ ओवर बर्डन कंपनी के ऊपर डाले, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डाले। ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हमें इंश्योर करना है यहाँ पे। ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम हो वो सफिशिएंट हो। जो भी हमारा ऑपरेशन का साइज है, टाइप है, नेचर है। ठीक है। तो जो उसका सैंपल स्पेस उस ऑपरेशन का पर्टिकुलरली उसको वो कवर करती हो कंप्लीटली। कहीं ऐसा ना हो कि वो साइज के मामले में लैग करे, या फिर टाइप के मामले में लैग करे, या फिर नेचर के मामले में लैग करे। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी हमें इंश्योर करनी है कि ओवरऑल जो गवर्नेंस है पर्टिकुलरली किसी भी ऑपरेशन की, हमारे पीआरपीज के थ्रू वो अच्छी तरीके से कंट्रोल्ड हो, इस्टेब्लिश हो, और हम इम्प्लीमेंट और मेंटेन कर सकें उसको। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छी तरीके से हो। मतलब जैसे मैंने अभी पहले वाले पॉइंट में बताया कि हमें जो ओवरऑल सैंपल स्पेस है ऑपरेशन का, सैंपल स्पेस आप समझते होंगे, जो भी ऑपरेशन का स्कोप है, या फिर पर्टिकुलरली यहाँ पे ऑपरेशन की जो बाउंड्री है उसमें हम उस पीआरपी को अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है। वो दो तरह की हो सकती हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड एक जनरल प्रोग्राम की बात करता है, एक पर्टिकुलरली प्रोडक्ट की बात करता है। ठीक है। तो जनरल में आपकी हाइजीन्स हो सकती हैं, मशीन की मेंटेनेंस हो सकती है। ठीक है। कॉम्पिटेंसी, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है। कैलिब्रेशंस हो सकते हैं। और पर्टिकुलरली प्रोडक्ट की बात करें तो इस जो हमने जनरल बात करी उसमें से कुछ पॉइंट्स आपके आ सकते हैं। साथ ही साथ कोई पर्टिकुलर मेजरिंग हो सकती है, मेथड्स हो सकते हैं प्रोसेस को एक्सिक्यूट करने का, कोई एक्टिविटी हो सकती है, हैंडलिंग हो सकती है। तो इस तरह से ओवरऑल जो प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम है वो आपको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और कंट्रोल करना है।
गुड फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस को लेके। साथ ही साथ जो प्री रिक्विजिट प्रोग्राम होगा वो फूड सेफ्टी टीम जो है कंपनी के अंदर उससे अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी प्री रिक्विजिट प्रोग्राम आप डेवलप करो, उसको इस्टेब्लिश करने से पहले जो फूड सेफ्टी टीम है उसको अच्छे तरीके से रिव्यू कर लें इन डेप्थ, और उसके बाद ही उसको अप्रूव करके फर्दर इस्टेब्लिशमेंट में और इम्प्लीमेंटेशन में आप जाएं। इसके बाद जो पीआरपी है उसमें एक यहाँ पे स्टैंडर्ड, यहाँ पे फिर से हमें गाइड करता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने अर्लियर क्लॉजेस में बात की, रिक्वायरमेंट्स जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी की हो सकती है, रेगुलेटरी बॉडी की हो सकती है, कस्टमर के साथ म्यूचुअली एग्रीड हो सकती है, वो इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट हो वो क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बात कर लूँ, यहाँ पे अगर आपकी कोई आउटसोर्स प्रोसेस है तो उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली, तो वो भी वेल आपको पता होनी चाहिए, आपके नॉलेज में होनी चाहिए अच्छी तरीके से, जिससे कि आप सही और अच्छी तरीके से जो पीआरपी है उसको इस्टेब्लिश कर पाओ अपने सिस्टम के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर। तो इसका हमें खास ध्यान देना है। तो ये रिक्वायरमेंट्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है स्टैंडर्ड में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वहीं से सारी चीज़ें आपकी रिलेट करती हैं कंट्रोल को लेके, मेजर को लेके, इस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन को लेके, ठीक है। और जो कंप्लीट इंटीग्रिटी है आपके फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, एक बहुत की पिलर है उसका ये। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए स्टैंडर्ड बार बार आपको इसके बारे में रेफरेंस देता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड क्लियर एक रेफरेंस देता है आईएसओ ऑब्लिक टीएस 22002 सीरीज का। 22002 सीरीज जो है वो स्पेसिफिकली फूड चेन के अलग अलग जो पार्ट्स हैं, मतलब अलग अलग जो भी डिसिप्लिन्स हैं स्कोप ऑफ वर्क को लेके, उसके रिस्पेक्ट में डेवलप्ड हैं, जो 2002 के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है उसको गो थ्रू होना जब भी आप किसी प्लान की बात करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कोई स्टैंडर्ड है किसी फूड को लेके, किसी पर्टिकुलर पार्ट को लेके, आपके ऑपरेशन का, आपकी स्कोप ऑफ वर्क को लेके, तो उसको भी आपको अपनी पीआरपी के अंदर इंटीग्रेट करना है। कोड ऑफ प्रैक्टिसेस होते हैं अलग अलग, वो कोड ऑफ प्रैक्टिसेस को भी आपको इंटीग्रेट करना है। गाइडलाइंस हैं कोई, तो उनको भी इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हमें 4 रेफरेंस मिलते हैं टोटली, जो हमें इंटीग्रेट करने हैं अपने पीआरपी में। पहला जो है उसमें आईएसओ 22002 के सब पार्ट्स हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, गाइडलाइंस हैं डिफरेंट टाइप्स की, उनको अपने पीआरपी में इंटीग्रेट करना है, जिससे आपकी जो पीआरपी हो वो बेटर हो सके और एक अच्छी तरीके से चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव हो, आपका कंपनी का रेपुटेशन इंप्रूव हो, आपकी जो कंपनी की कॉम्पिटेंसी है वो इंप्रूव हो, ठीक है। और एक तरह से आप एक जो आपकी आउटरीच है वो बेटर हो सके, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारी ऑपरेशन क्लॉज में ही बात कही गई थी कि जो हमारी पीआरपी बनेगी वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट को लेके, ठीक है। उसमें जो मैंने क्या डिस्क्राइब किया था, ठीक है, कि ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो। तो हमें बैलेंस मेंटेन करना है फूड सेफ्टी को लेके और बिजनेस को लेके, इसका हमें एक अच्छा हमें ध्यान रखना है। इसके बाद बात होती है कि हमें पीआरपी में क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। तो जो पीआरपी को लेके जो कंसिडरेशन की चीज़ें हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें आते हैं कंस्ट्रक्शन, इसमें कि लेआउट ऑफ बिल्डिंग, उसके साथ साथ जो यूटिलिटीज़ हैं ऑपरेशन को लेके वो क्या है,
ठीक है। बिल्डिंग के लेआउट के बाद हमारी जो प्रेमाइसेस है उसका लेआउट क्या है, हमने उसमें अलग अलग जोन बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं कि नहीं किए हैं। हाँ, जोन वर्क स्पेसेस को लेके होंगे, एम्प्लॉय फैसिलिटीज को लेके होंगे। तो हर चीज़ का हमारे पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जब भी हम ऑपरेशन में जाएं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास अच्छे तरीके से हों। ठीक है। इसके साथ ही बात होती है एयर, वाटर, एनर्जी, और इसके साथ अदर यूटिलिटीज़ की बात होती है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फूड चेन के लिए। एयर, वाटर और एनर्जी और यूटिलिटीज़, अदर अदर यूटिलिटीज़ में आप ले सकते हो कि ह्यूमिडिटी भी हो सकती है उसमें, हाइजीन भी हो सकता है, कुछ आपके अप्रेंस हो सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव, या फिर सेफ्टी कॉन्टेमिनेशन से लेके कुछ आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनका हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है। पीआरपी के जब भी हम बात करेंगे कि जो भी रिक्वायर्ड है, एक्सेप्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें हमारे ऑपरेशन के लिए अवेलेबल हों, इसका हमें खास ध्यान रखना है। साथ ही साथ पेस्ट कंट्रोल, वेस्ट एंड सीवेज डिस्पोजल जो हैं वो बेटर होनी चाहिए। ठीक है। आप एक अपने घर के रिस्पेक्ट में भी अगर देखोगे फूड को, तो वहाँ से भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि पेस्ट कंट्रोल, वेस्ट एंड सीवेज डिस्पोजल क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग वीडियो किसी भी लेवल का एक प्रोफेशनल देख रहा हो तो वो आप घर के रिस्पेक्ट में चीज़ों को कंसीडर कर सकते हो कि एटलीस्ट वहाँ पे प्री रिक्विजिट आपके प्रोग्राम क्या होते हैं फॉर मेकिंग अ सेफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। इसके बाद बात आती है जो क्लीनिंग और मेंटेनेंस है, उन वो कैसे आप मेंटेन कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। उसके साथ ही साथ जो हमारे रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, केमिकल्स आ रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल्स आ रहे हैं किसी आउटसोर्स पार्टी के थ्रू, किसी वेंडर के थ्रू, तो उनका अप्रूवल और एश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जो मटेरियल हमारा इनकमिंग में आ रहा है उनका स्टोरेज कैसे हम कर रहे हैं, उसको डिस्पैच कैसे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, उसका हैंडलिंग कैसी हो रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पीआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करने में, इस्टेब्लिश करने में, चीज़ें इस्टेब्लिश करने में। साथ ही साथ आपको क्रॉस कंटेमिनेशन पे ध्यान देना है कि क्रॉस कंटेमिनेशन किसी तरह का थ्रू आउट द प्रोसेस ना हो, कैसे उसको प्रिवेंट करना है, इसको भी आपको एक मेजरेबल फॉर्म में बनाना है। साथ ही साथ क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन की बात होती है कि डिसइंफेक्ट कैसे करोगे अगर आपको लगता है किसी तरह का कंटेमिनेशन है, कोई ना कोई इन्फेक्शन के कोई चीज़ रीज़न बन सकती हैं। तो उसमें आपकी प्लानिंग क्या है, आपका प्रोसीजर क्या है कि आप कैसे डिसइंफेक्ट करोगे। ठीक है। साथ ही साथ पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन जो भी ह्यूमन रिसोर्स एक्सक्यूट कर रहा है चीज़ों को, उसके लिए क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए कि आपके पास उनको पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। ठीक है। साथ ही साथ प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, या फिर कंज्यूमर्स को लेके जो इंफॉर्मेशन है उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी इसी क्लॉज में पहले बात की थी कॉम्पिटेंसी, अवेयरनेस और कम्युनिकेशन की। ठीक है। तो वो एज अ सपोर्ट वर्क करते हैं थ्रू आउट द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसका आपको एक अच्छा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ स्टैंडर्ड में
कुछ अदर की बात भी करता है, स्टैंडर्ड की कुछ अदर चीज़ें आपको लगती हैं जो इम्पोर्टेंट हैं प्री रिक्विजिट प्रोग्राम को लेके, तो उसको भी आपको अपने प्री रिक्विजिट प्रोग्राम में ऐड करना है। ठीक है, बेस्ड और योर स्कोप ऑफ वर्क, योर डिसिप्लिन ऑफ वर्क। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी हम प्लानिंग करेंगे, प्रोसीजर डेवलप करेंगे, ठीक है, और रिकॉर्ड्स हमारे बनेंगे, वो सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में मेंटेन करनी है, जिससे कि वो फर्दर वेरिफिकेशन उनकी की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन की बात करता है कि हमें जब भी हम पीआरपी प्रोग्राम को इंटीग्रेट करेंगे इस्टेब्लिश करने के बाद, तो मॉनिटर तो हमें करना ही करना है, साथ ही साथ वेरीफाई भी करना है, जिससे हम हमारी जो रियलाइजेशन है वो इंश्योर हो सके। इस तरह से चीज़ों को यहाँ पे आपको देखना है। तो ये हमारा प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम था। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज पे चलेंगे। नेक्स्ट क्लॉज है हमारा ऑपरेशन के अंदर ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। सो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम में जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं उसमें है यूनिकली आइडेंटिफाई इनकमिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट, मिनिमम कंसिडरेशन में जो चीज़ें हैं वो है रिलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट with other received different stages, lot material or products reworking and product distribution, ensure requirements identification, documentation with respect to shelf life, verification of effectiveness of traceability, reconciliation of quantities। ये सारे कीवर्ड्स हैं। ट्रेसेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम कंप्लायंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं और एज एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि ओवरऑल ट्रेसेबिलिटी एंड प्रोडक्ट का कैसे मेंटेन हो, जो भी चीज़ें जिन भी चीज़ों से वो बना है और जो भी चीज़ें उसको बनाने में इन्वॉल्व हुई हैं, किसने मॉनिटरिंग की है, किसने वेरिफिकेशन किया है, किसने प्रोसेस किया है, किस स्टेज पे कहाँ पे कौन इन्वॉल्व था। तो एक ओवरऑल ट्रेसेबिलिटी का सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। या फिर लेटरली कोई हमें कंप्लेन फेस करनी पड़ती है, किसी तरह का एक मेजर रिस्क जनरेट होता है प्रोडक्ट को लेके, ट्रेसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और रिस्पेक्टिव एक्शन को प्लान करने के लिए, एक्सिक्यूट करने के लिए। ठीक है, ये मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, किसी भी डिसिप्लिन की, ट्रेसेबिलिटी एक अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खास करके यहाँ फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत क्लियरली डिफाइन की गई है। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए बात करता है कि जो हमारा जो इनकमिंग मटेरियल है वो क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमें सप्लायर से मिल रहा है इनिशियल स्टेज में फूड चेन के, तो जो भी हमारे लॉट बन के निकल रहे हैं वो सारी ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के थ्रू मेंटेन होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो इनकमिंग मटेरियल है उसके रिस्पेक्ट में जो मिनिमम चीज़ें हैं उसमें क्या है, तो एक रिलेशन मेंटेन करना है। जब भी आप कोई भी लॉट के लिए नंबर जनरेट करो, ठीक है, तो वो इनकमिंग मटेरियल के लिए होना चाहिए जब भी कोई मटेरियल रिसीव हो। ठीक है, या रिसीव मटेरियल में इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप प्रोसेसिंग कर रहे हो या फिर जो भी आपकी कंपनी का एंड प्रोडक्ट है उसके रिस्पेक्ट में कौन सा लॉट आपने यूज़ किया एज अ रिसीव मटेरियल, इंग्रेडिएंट, या फिर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं आपके जो आप उस प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोसेस करने में, अपने एंड प्रोडक्ट को के लिए
इस्तेमाल में ला रहे हो तो सबका एक लॉट नंबर होना चाहिए। ये चीजें हैं। तो जब भी एक प्लानिंग टीम जो एक लॉट के लिए आपको ऑर्डर देती है प्रोडक्शन के स्टेज पे, तो प्रोडक्शन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो एक डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करे जिसमें डिफरेंट लॉट्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, रिसीड मटेरियल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं उस पर्टिकुलर लॉट को बनाने के लिए प्रोडक्शन के अपनी कंपनी के एंड प्रोडक्ट में, उसको रिकॉर्ड के थ्रू इंटर रिलेट करें। ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई रीवर्किंग हो रही है मटेरियल को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, तो वो भी आइडेंटिफेबल है, ट्रेसेबल है, इसका हमें खास ध्यान रखना है। और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन के एंड पॉइंट तक यहाँ पे बात होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन के एंड पॉइंट तक जब हम जो एंड प्रोडक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब वहां तक हम, तो जो हमारा एंड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका भी हमें ट्रेसेबिलिटी रखना है कि वो जो एंड प्रोडक्ट है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हुआ, किसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन उसका कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हुए, किस किस लोकेशन से वो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पाथ उसका क्या था। ठीक है। और एंड यूजर तक कैसे वो पहुंचा, तो इसका भी हमें ट्रेसेबिलिटी मेंटेन करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए क्लियर कट, और उसके थ्रू हमें एविडेंस जनरेट करने हैं जिससे कि वो ओवरऑल अगर हमें ट्रेसेबिलिटी के लिए हमें कोई पूछे या फिर हमें क्रॉस वेरीफाई करना हो या फिर हमें फ्यूचर में नीड आती है ट्रेसेबिलिटी की, तो हम इंश्योर कर सके कि हमारे पास सारी ट्रेसेबिलिटी से रिलेवेंट रिकॉर्ड्स हैं, एविडेंस हैं, इस पे हम डिसीजन मेकिंग आगे कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ ही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी रेगुलेटरी बॉडी की, स्टैट्यूटरी बॉडी की, कस्टमर की, तो वो हमने आइडेंटिफाई की हो ट्रेसेबिलिटी के रिस्पेक्ट में, और हमारा जो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम हो वो उसको मैच करे। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है, जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे हैं, एविडेंस है इसके रिस्पेक्ट में, उसको हमें एक डिफाइंड पीरियड तक सेव करके रखना है, रिटेन करके रखना है। ठीक है। जब तक कि प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ जो है वो मेंटेन होती है, मतलब जब जो भी हमारा लॉट निकल के आ रहा है एंड प्रोडक्ट का, उसकी सेल्फ लाइफ जब तक है तब तक एटलीस्ट मिनिमम हमें जो हमारे एविडेंस है उसको हमें अपने यहाँ रिटेन करके रखना है। ठीक है। वो सेफली रहे ये इंश्योर करना है। साथ ही साथ एक हमारे पास वेरिफिकेशन का प्रोसीजर भी होना चाहिए कंपनी के अंदर, जिसके थ्रू हम वेरीफाई कर सके कि जो हमारी हमने ट्रेसेबिलिटी सिस्टम डेवलप किया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एंड प्रोडक्ट को लेके, वो चाहे रॉ मटेरियल से हो, इंग्रेडिएंट से हो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से हो, डिस्पैच से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें हम वेरीफाई कर सके उस प्रोसीजर के थ्रू, और जो हमारा इफेक्टिवनेस है ट्रेसेबिलिटी सिस्टम का उसको टेस्ट कर सके। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही जो वेरिफिकेशन में एक चीज़ स्टैंडर्ड और बोलता है कि आपको रिकंसिलेशन ऑफ क्वांटिटीज की बात करता है स्टैंडर्ड, कि जितनी रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए थे एंड प्रोडक्ट को बनाने में, और उसको जितनी क्वांटिटी उसमें लगी और कितना उसमें से हमारा एंड प्रोडक्ट बना, इसके थ्रू हमें वेरिफिकेशन जो है हमें करना है, जो हमारी इफेक्टिवनेस है, ट्रेसेबिलिटी है, वो कैसी है। ठीक है। उसका इफेक्टिवनेस कैसा निकल के आ रहा है। ठीक है। जो कि हमारा एज एविडेंस वर्क करेगा, जो हमारा टेस्टिंग है इफेक्टिवनेस को लेके। तो ये चीजें हैं ट्रेसेबिलिटी में। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो 8.4 क्लॉज है नेक्स्ट, वो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है।
तो जब हम ट्रेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं, हमारे पास एक ट्रेसेबल सिस्टम हमारा डेवलप हो जाता है। जो अभी तक हमने बात करी ट्रेसिबिलिटी सिस्टम के रिस्पेक्ट में, तो फिर हमारी नेक्स्ट जो बात आती है वो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस की बात आती है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझ सकते हो फूड में किस तरह से इम्पोर्टेंट है। आप जनरल बिहेवियर में भी सोचोगे तो एक आपको एक बेसिक इसकी क्लैरिटी मिलेगी कि इमरजेंसी किस तरह से जनरेट हो सकती है फूड के रिस्पेक्ट में, फूड चेन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो चाहे हजार्ड्स कुछ आइडेंटिफाई आपने किए, कोई रिस्क आइडेंटिफाई किया आपने, कोई कंटेमिनेशन आइडेंटिफाई किया आपने लिटरली, और उसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना है तो उसकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, तो उन सारी चीज़ों की यहाँ पे बात करेंगे। तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स में जो पहला सब क्लॉज है जनरल, उसमें है इंश्योर प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसीज एंड इंसिडेंट्स। इसके इसका जो सब पार्ट है वो है रिस्पॉन्ड, रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन, internal communication, external communication, take action, test practicality of procedure, review and update, examples of emergency। ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिए हैं। सो पहली चीज जो स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए जिसके थ्रू आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन जनरेट होती है उसको आप उससे डील कर सको। ठीक है, आपकी प्रिपेयर्डनेस क्या होगी उस केस में अगर इमरजेंसी का चीज़ें सिचुएशन जनरेट होती है जिससे कि फूड सेफ्टी इम्पैक्ट उस पर पड़ सकता है। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर उसके लिए होना चाहिए। जो भी हमारी पोटेंशियल इमरजेंसी हो सकती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए। तो एक इसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू अगर वो किसी भी स्टेज में अगर कोई भी रिस्क जनरेट हो रहा है या फूड सेफ्टी को इफेक्ट डालने वाला या उसको फूड सेफ्टी पे जो भी इशू क्रिएट हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में हमें इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान हमारे पास होना चाहिए। और साथ ही साथ उस पर रिस्पॉन्स कैसे हम करेंगे उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इमरजेंसी कहीं से भी आ सकती है, कोई भी पोटेंशियल सिचुएशन इमरजेंसी की जनरेट हो सकती है। हो सकता है रॉ मटेरियल आपका ठीक ना हो, इंग्रेडिएंट्स ठीक ना हो। ठीक है, कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो वो ना ठीक हो, आपके मशीन की वजह से कोई दिक्कत आ सकती है, या मॉनिटरिंग और मेजरिंग में कोई कमी आ गई हो तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को एज अ मैट्रिक्स डेवलप करना होगा आपको टू clarify the preparedness, check the readiness and further respond over it। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बात करता है। साथ ही साथ सेकंड जो क्लॉज है उसमें हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी इंसिडेंट की बात होती है। तो हम कैसे एक एक्चुअल इमरजेंसी सिचुएशन या फिर इंसिडेंट को कैसे मैनेज करेंगे, हमारा क्या रिस्पॉन्ड होगा, हम उस पर कैसे मतलब हमारे क्या एक्शंस होंगे जिससे वो जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको डील कर सकें। जो भी हमारे कंज्यूमर की तरफ या फिर हमारे जो ट्रस्ट है, हमारी कंप्लायंसेस हैं, हमारी कंफर्मिटी है, उससे उसको इंश्योर कर सकें। तो उसके लिए पहला है कि हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो है क्या, मतलब ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए एक मेजर रोल प्ले करेगा हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए। कि पहले हमें क्लियर करना है कि इमरजेंसी की जो फेल्योर है या कॉम्प्लिकेशन है वो अ, किस चीज़ के रिस्पेक्ट में हमें देखनी है। तो उसके लिए पहली चीज़ जो है
कि हमें इंश्योर करना है कि जो हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर लें फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में। सेकेंडली जो हमें चीज़ें करनी है वो है कि हमें कम्युनिकेट करना है इंटरनली, जो भी हमारे इमरजेंसी सिचुएशन जनरेट हुई है उसके रिस्पेक्ट में हमें मतलब हमें क्या चीज़ें करनी है, इंसिडेंट क्या हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कम्युनिकेट एक्सटर्नली की बात होती है। इंटरनली में आपको मैंने पहले ब्रीफ किया हुआ, इंटरनली में जो आपकी बिजनेस है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके इन हाउस टीम है, ऑन रोल पर्सन्स हैं, उनको आप कम्युनिकेट करोगे। उसके बाद आपको एक्सटर्नली कम्युनिकेट करना है, जो भी आपके सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, जो भी अथॉरिटीज उसमें रिलेट हो रही हैं, ठीक है, मीडिया है, ठीक है। तो ये सारे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हमें करने हैं जिससे कि चीज़ें सर्कुलेट हो जाएं क्लियरली। जो भी रिस्क है आपकी इमरजेंसी से रिलेटेड, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू सर्कुलेट हो जाएं, सबको एक अवेयरनेस आ जाए, और जो भी जिस भी जगह पे है उसके थ्रू वो जो अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है वो चीज़ें वहाँ पे मैनेज कर सके। फिर उसके बाद हमने कम्युनिकेशन कर लिया, तो हमें एक्शन प्लान करना है जिससे हम जो इमरजेंसी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्यूस कर सकें, जो कि सफिशिएंट होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, जो भी रिस्क जनरेट हो रहा है और फूड सेफ्टी पे जो इम्पैक्ट आएगा उस इमरजेंसी की वजह से, उसके रिस्पेक्ट में। तो इसलिए हम कैसे जल्दी से जल्दी और इफ़ेक्टिव तरीके से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं फूड सेफ्टी को लेके इमरजेंसी सिचुएशन में, वो हम कैसे रिड्यूस करते हैं, इस पे फोकस करना है और एक्शन लेना है कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये चीज़ें करने के बाद हमारे पास जो प्रोसीजर होंगे, तो हमें पीरियोडिकली इन जो प्रोसीजर है हमारे इमरजेंसी डीलिंग के लिए, उसको हैंडलिंग करने के लिए इंसिडेंट्स को, उसको हमें टेस्ट भी करना है जहाँ तक प्रैक्टिकल हो सके, जिससे कि हमारे पास एक हम पैनिक ना करें, ठीक है, और हमारे पास ऐसा ना हो कि हमारे पास क्लैरिटी ना हो, कि हम अनसर्टेन हो कि कैसे डील करेंगे। अगर कोई केस आता तो मतलब अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पैनिक करते हो, सारी टीम पैनिक करती है, इंटरनल जो भी हैं, एक्सटर्नल है वो भी पैनिक करेंगे, ठीक है। तो उसमें मिस जजमेंट होती है, और जो चीज़ें एक स्मूथ मैनर में होनी चाहिए या फिर विदाउट एनी डाउट होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए अगर पॉसिबल है तो आपको एक पीरियोडिकली टेस्ट करना चाहिए कि जो हमने प्रोसीजर डेवलप किया है इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए, इंसिडेंट हैंडलिंग के लिए, वो हमारी स्मूथली वर्क कर रही हैं कि नहीं। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है, आप अगर कर सको तो। साथ ही साथ टाइम टू टाइम रिव्यू करना है, जब भी जो भी हमारी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और हैंडलिंग का प्लान है हमारा, कि उनको हम टाइम टू टाइम रिव्यू कर सके जब भी ज़रूरत लगे, और उनको अपडेट कर सके। और ख़ास करके कि जब भी कोई हमें इस तरह का इंसिडेंट हमें फेस करना पड़ता है, अगर होता है अकरंस आती है उसकी, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारे गैप्स क्या थी, हमारी कमियां क्या थी, हम कहाँ पे हमने लैग किया डील करने में इमरजेंसी सिचुएशन से, क्या कमियां दिखती है हमें। तो उसमें पूरी टीम से आप इनपुट्स लेके, और जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है आपकी और उसको हैंडलिंग का प्लान है आपका, उसको अपडेट करें जहाँ तक नेसेसरी लगता है आपको। और इसके साथ ही साथ
अगर बात करें कि एग्जाम्पल्स क्या हैं इमरजेंसी सिचुएशंस की, तो उसमें कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बायो टेररिज्म की भी बात होती है यहाँ पे, कोई वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स हैं, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की बात होती है, साथ ही साथ कोई अदर एक्सीडेंट्स की बात होती है जिसमें कोई वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, इलेक्ट्रिसिटी से लेके कोई प्रॉब्लम आती है, रेफ्रिजरेशन सप्लाई से लेके कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो भी हमारी रिस्क जनरेट हो रही है फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में, तो कोई भी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, तो एज अ इमरजेंसी सिचुएशन आपको काउंट करनी है उसको, और अपने इमरजेंसी प्रोसीजर के थ्रू उसको हैंडल करना है। तो यहाँ तक बात थी हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी इंसिडेंट्स। और नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो है नेक्स्ट स्लाइड पे, हजार्ड कंट्रोल। हजार्ड कंट्रोल में जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं उसमें है पहला, और या फिर सब क्लॉज है इसका पहला, प्रिलिमिनरी स्टेप्स टू इनेबल हजार्ड एनालिसिस। इसका जो सब पार्ट है जनरल, उसमें है डेटा जनरेशन, इंक्लूड है उसमें रिक्वायरमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी हजार्ड। सेकंड सब क्लॉज है हजार्ड कंट्रोल का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट, कॉन्टेक्ट मटेरियल्स, requirements with respect to ingredients, materials, product, contact material। तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। सो अभी हमने अभी ट्रेसिबिलिटी की बात कर ली, ऑपरेशन में पीआरपी की बात कर ली, प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात कर ली, ऑपरेशनल इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की बात कर ली, रिस्पांस की बात कर ली। अब इसके बाद हमारा हजार्ड कंट्रोल के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या हमारी इनिशियल स्टेप्स होंगी जिससे कि हम हजार्ड एनालिसिस को हमारे सिस्टम के अंदर इनेबल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हो। ये डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन हमारे कहाँ से आएंगे, हमारे पास कहाँ से आएंगी, वो जो रिक्वायरमेंट हमारी स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडी की हमने शॉर्टलिस्ट की है, कस्टमर के एंड से हमने कलेक्ट किया है, साथ ही साथ प्रोडक्ट प्रोसेस और इक्विपमेंट से रिलेटेड जो उनकी एक सेफ प्रैक्टिसेस के लिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए जो रिक्वायर्ड है, वो सारी इंफॉर्मेशन को हमें यूज़ करना है एज अ प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन फॉर सेफ फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। इसके साथ ही साथ अगर कोई स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि डिफरेंट स्टैच्यूटरी बॉडीज़ के स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया की बात करें तो फसाई की रिक्वायरमेंट्स हैं, आईएसओ 22002 की बात है, यूएसएफडीए की रिक्वायरमेंट है, यूरोपियन यूनियन के स्पेसिफिक डायरेक्टिव्स हैं, वो सारी चीज़ों को हमें यूज़ करना है एज अ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू मेक अ फाउंडेशन टू इनेबल द हजार्ड एनालिसिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें हमारे पास होनी चाहिए, हमें इस पे थॉरोली वर्क करना है, और इन सब चीज़ों से हमारा जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है उससे एक फाउंडेशन तैयार करनी है हजार्ड एनालिसिस को इनेबल करने के लिए, और इसको साथ ही साथ टाइम के साथ अपडेट भी करना है, मेंटेन भी करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो था बात कैरेक्टरिस्टिक्स की बात थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट मटेरियल्स। तो जैसे ही अभी हमने बात की थी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो इंफॉर्मेशन है वो हमें आइडेंटिफाई करना है रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में, इंग्रेडिएंट्स के रिस्पेक्ट में भी, प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है।
कि जो हमारी सप्लाई चेन में जो चीज़ें हमारी एज अ रॉ मटेरियल, एज अ इंग्रेडिएंट, एज अ इन प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट के थ्रू चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, उन पे भी हमें उनकी रिक्वायरमेंट हमें पता हो कि कहाँ पे किस तरह की चीज़ें हमारे सिस्टम में ऐड हो रही हैं, और उनके रिस्पेक्ट में उनके सेफ वर्किंग के लिए फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसकी क्राइटेरिया क्या है, क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसमें होनी चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मतलब आइडेंटिफाई कर लेनी है। जो मैंने इनिशियली 3 पॉइंट्स बताए, स्टैच्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, साथ ही साथ अ, आपके स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट, अलग अलग डायरेक्टिव्स की, इसमें फसाई की मैंने बात की, यूएसएफडीए की बात की, यूरोपियन यूनियन की बात की। ये सारी चीज़ें हमें जान लेनी है अच्छे तरीके से कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे फूड सेफ्टी को लेके, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमें जो डॉक्यूमेंटेशन है हमारा मेंटेन करना है। इसके बाद जो बात आती है हजार्ड एनालिसिस की, ये जो कीवर्ड मैंने किया, ये सब क्लॉज है बेसिकली हजार्ड कंट्रोल का। तो इसमें जो चीज़ें हैं बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, compositions, ingredients, additives, processing aids, source, animal, mineral, vegetable, place of origin, production method, packaging and delivery method, storage condition and shelf life, preparation and handling, acceptance criteria। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। सो अभी हमारी जो हम हजार्ड एनालिसिस की बात करेंगे कि हमें सारी इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर ली, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड मैनर में वो प्रेजेंट हैं कि हमारी हजार्ड एनालिसिस की क्राइटेरिया क्या होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इन ऑल एस्पेक्ट्स, रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट, प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल के रिस्पेक्ट में। तो इसमें अभी हमारा जो स्पेसिफिकली जो हमने डॉक्यूमेंटेड किया है रिक्वायरमेंट, अब उसके रिस्पेक्ट में हमें उसको और कैटेगराइजेशन करना है कि फर्दर उसको हम सब डिवाइड कैसे करेंगे, क्या क्राइटेरिया होंगे उस कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो वो यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। और उसको किस तरह से मेजरेबल बनाने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो जो हम इसको यहाँ पे इस तरह से भी कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होंगे फूड सेफ्टी को लेके। तो वो जो पहली चीज़ है उसमें है बायोलॉजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उसके, कंपोजिशन हो सकता है, जो भी फॉर्मुलेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, एडिटिव्स भी हो सकते हैं इंग्रेडिएंट के साथ साथ, कोई प्रोसेसिंग एड्स हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, सोर्स हो सकता है एनिमल, मिनरल, वेजिटेबल्स रिलेटेड, प्लेस ऑफ ओरिजिन का हो सकता है एक चीज़ हम उसमें ऐड करें एज अ क्राइटेरिया फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। प्लेस ऑफ ओरिजिन में यहाँ पे स्टैंडर्ड एक चीज़ बोलता है कि प्रोविंस की बात करता है, तो प्रोविंस बहुत ज़रूरी है, अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग जो चीज़ें लेते हैं उस पर इफेक्ट आता है। फिर उसके बाद जो बात है वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन की है, मेथड ऑफ पैकेजिंग एंड डिलीवरी की है, स्टोरेज कंडीशन की बात है, स्टोरेज कंडीशन और सेल्फ लाइफ को यहाँ पे डायरेक्टली रिलेट करता है, ठीक है। तो स्टोरेज कंडीशन पे फूड का जो है सेल्फ लाइफ है बहुत डिपेंडेबल है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें सेल्फ लाइफ को इफेक्ट करती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। प्रिपरेशन एंड हैंडलिंग की बात है, जब भी हम प्रोसेसिंग के लिए जाएं कि हम उस प्रिपरेशन और हैंडलिंग कैसे होगी। साथ ही साथ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात है, फूड सेफ्टी को लेके स्पेसिफिकेशन ऑफ परचेज मटेरियल की एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगी, इंग्रेडिएंट की अप्रोप्रिएट है कि नहीं है इंटेंडेड यूज के हिसाब से, तो उनकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है लास्टली जो चीज़ मेंशन करता है स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की, कि अगर आप हम एक फूड को बनाने जा रहे हैं या फिर किसी भी तरह से आपके एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, इंग्रेडिएंट्स हो या फिर एडिटिव्स हो, कोई प्रोसेसिंग एड्स हो, मशीन्स हो, तो उनकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है कि वो हम जब भी काम शुरू करने जाए या फिर इनिशिएट करें उसको यूज़ को फूड को किसी भी फॉर्म में फूड चेन के, तो उनकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया है, जो हमारे इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिफाइन किए हैं जो इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, उनको उनकी क्राइटेरिया हमें डिफाइन करनी है जो भी मैंने पॉइंट बताया, और लास्टली उनकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए जो कि हमें मैच करनी है, उसके बाद ही फूड चेन में जो वर्क है हमारा उसको आगे प्रोसेस करना है। तो ये हजार्ड एनालिसिस की, हजार्ड कंट्रोल की बेसिक फ्रेमवर्क है, इतना आपके पास होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, उसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड प्रोडक्ट। तो एंड प्रोडक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो इसमें कीवर्ड्स में लिए हैं रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट नेम, कंपोजिशन, biological, chemical, physical characteristics, intended shelf life, storage condition, packaging, food safety, labeling, distribution methods, intended use, reasonably, mishandling, misuse, unintended use, documented with respect to hazard analysis, consumer group। तो हमने अभी तक हजार्ड कंट्रोल की बात कर ली, हजार्ड एनालिसिस की बात कर ली, तो इसके हजार्ड कंट्रोल में ही हमारे एंड प्रोडक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट है उसके क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें एश्योर करनी है अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच के पहले, या फिर क्या इंफॉर्मेशन हमें देनी है, और किस तरह से हमारा फूड सेफ रहेगा कंजप्शन के लिए फर्दर स्टेज में फूड चेन के। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात आती है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी की वो आइडेंटिफाइड हो, कि हमें जो एंड प्रोडक्ट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या उसकी क्राइटेरिया होंगी, ये हमें पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। इसके साथ ही हमें एक डॉक्यूमेंटेड वे में इन सब चीज़ों को मेंटेन करना है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एंड प्रोडक्ट के। तो आप अगर फूड चेन के किसी भी पार्ट में आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि जब जो आप प्रोडक्ट आप अगर रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर मशीन सप्लाई कर रहे हो, इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी दे रहे हो, ठीक है, कोई सर्विसेज दे रहे हो, तो इस इन सारी सर्विसेज प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में जो मिनिमम हजार्ड एनालिसिस की क्राइटेरिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज ए एंड प्रोडक्ट, वो आपको प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, सो हजार्ड एनालिसिस में जो इंफॉर्मेशन हमें लेनी है, हमने क्राइटेरिया आइडेंटिफाई, अभी तक हमने इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर लिया। जो इंफॉर्मेशन हमें देनी है हजार्ड एनालिसिस के रिस्पेक्ट में एंड प्रोडक्ट की, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पहले कि प्रोडक्ट का नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी तरीके से प्रोडक्ट डिफाइंड हो, उसका इंटेंडेड यूज डिफाइंड हो, कंपोजिशन डिफाइंड हो क्लियरली, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें डिफाइंड होनी चाहिए। सेल्फ लाइफ क्या है प्रोडक्ट की, हमारे एंड प्रोडक्ट की, और स्टोरेज कंडीशन उसका
क्या रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल हमने क्या यूज़ किया है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पैकेजिंग मटेरियल की, पैकेजिंग कैसे हुई है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेबलिंग हमारी होनी चाहिए फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में, जो भी फूड सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट की, कि फूड को सेफ रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें लेबलिंग में प्रोवाइड करनी है, जिसमें कि हैंडलिंग है, उनका प्रिपरेशन है, इंटेंडेड यूज़ है, ठीक है, स्टोरेज है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए क्या मेथड यूज़ करना है, कैसे हैंडल करना है उसको, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी को, ये सारी भी चीज़ें उसके अंदर हमें प्रोवाइड करनी है। इसके बाद बात थी इंटेंडेड यूज़ की। इंटेंडेड यूज़ में ये इम्पोर्टेंट है, देखिए कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट है उसका इंटेंडेड यूज़ पे कैसे इफ़ेक्ट आ सकता है, अगर हमने जो इंफॉर्मेशन शेयर की थी या फिर डेवलप की थी, कैटेगराइज की थी अभी तक, उसमें किसी भी तरह का चेंज आता है उसकी हैंडलिंग को लेके, तो या फिर कोई किसी तरह का मिसयूज होता है उस प्रोडक्ट का, तो इंटेंडेड यूज पे एंड प्रोडक्ट के इफेक्ट आएगा। तो इस चीज को हमें इंश्योर करना है एज अ कंफर्मिटी फॉर्म, कंप्लायंस फॉर्म। तो इसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इन केस हैंडलिंग या फिर मिसयूज होता है तो हमारे इंटेंडेड यूज पे एंड प्रोडक्ट के क्या असर पड़ेगा, ठीक है, और हजार्ड एनालिसिस में हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन इसके लिए होनी चाहिए। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास हमारे प्रोडक्ट को कौन यूज़ करने जा रहा है, कौन से ग्रुप यूज़ करेंगे, हमारे कंज्यूमर कौन है, यूज़र्स कौन है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन तैयार करनी है हजार्ड एनालिसिस के रिस्पेक्ट में। ये कहाँ मिस हैंडलिंग हो सकती है या फिर मिसयूज हो सकता है, और कौन से पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं कंज्यूमर के, यूजर्स के, जो वनरेबल हैं किसी फूड सेफ्टी हजार्ड को लेके, या फिर वो वहाँ पे मिसयूज हो सकता है, मिस हैंडलिंग हो सकती है। तो इस चीज़ को हमें एक प्री आइडेंटिफाइड मैनर में डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर हमारे पास होने चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं आने वाले समय में। और हमारे साथ इसके साथ ही साथ हमारे पास एक्शन प्लान भी होना चाहिए कि इन केस मिस हैंडलिंग या मिस यूज़ होता है, जो भी हमने वॉल्यूम डिसाइड किया है कंज्यूमर का, यूजर्स का, उसमें तो हमारा फर्दर हजार्ड एनालिसिस के थ्रू हमारा क्या एक्शन प्लान रहेगा। तो ये इंटेंडेड यूज के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड बातें कहता है, ठीक है। और रीजनेबली यहाँ पे बात करती है कि हमारे पास रीजंस होना चाहिए हर चीज़ का, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, ये चीज़ें हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं इंटेंडेड यूज के। अ, ये हमारा जो कंटिन्यू हो रहा है हजार्ड कंट्रोल के उसमें ही है, प्रिलिमिनरी स्टेप्स टू इनेबल हजार्ड एनालिसिस के उसमें ही है। तो ये इनेबल करने के लिए ही नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है फ्लो डायग्राम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेसेस। इसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिए हैं, प्रिपरेशन ऑफ फ्लो डायग्राम्स, establish, measure and update under FSMS, Food Safety Management System, graphical representation, hazard analysis, include sequence, interaction, intermediate products, byproduct, waste, reworking, recycling. सो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। सो फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम में चीज़ों को रिव्यू करने के लिए फ्लो डायग्राम बहुत बड़ा एक एसेट है जो कि हेल्प करता है क्विकली
और चीज़ों को कंफर्म करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। इसलिए फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड यही कहता है कि आप इस्टेब्लिश करो, मेंटेन करो, अपडेट करो एक फ्लो डायग्राम और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस को। ठीक है, जो जो भी हमारे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कवर हो रही हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं उनके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है कि जो हमारा फ्लो डायग्राम होना चाहिए या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस होना चाहिए वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि आ, ये कहीं ना कहीं आइज सबसे ज़्यादा इजली कैच करती है इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, और आपको हेल्प मिलती है चीज़ों को टाइमली डिसाइड करने में, उस पर एक्शन फ्रेम करने के लिए। तो हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में फ्लो डायग्राम होना चाहिए, और जिसके थ्रू हम फर्दर फर्दर हजार्ड एनालिसिस को कर सकें। इसमें जो चीज़ें आनी चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हजार्ड एनालिसिस के रिस्पेक्ट में, उसमें जो चीज़ें हैं वो अकरेंस की बात है, इंक्रीज की बात है, डिक्रीज की बात है, या फिर इंट्रोड्यूस करने की बात है किसी फूड सेफ्टी हजार्ड को लेके। साथ ही साथ ये जो फ्लो डायग्राम होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और सफिशिएंट डिटेल होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारा जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव हैं वो हम सेटिस्फाई कर सकें, कंफर्म कर सकें, कंफर्मिटी शो कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्लियर डॉक्यूमेंट हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। जो भी हमारी टीम वर्क कर रही है, जो भी क्राइटेरिया हमने डिफाइन किए हैं, डिसाइड किए हैं, इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है, उनको इन फ्लो डायग्राम के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करना है, जिससे ये सबके लिए इजी रहे। जो भी टीम इन्वॉल्व है वर्क को एक्सिक्यूट करने में, वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके कहाँ पे कौन सा फूड सेफ्टी हजार्ड हो सकता है। वो इंक्रीज डिक्रीज के फॉर्म में हो सकता है, अकरेंस के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है फ्लो डायग्राम के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड, कि उसमें सीक्वेंस होने चाहिए, इंटरेक्शंस होने चाहिए डिफरेंट स्टेप्स की ऑपरेशन के अंदर, आउटसोर्स प्रोसेस कहाँ पे इन्वॉल्व हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट, प्रोसेसिंग एड, पैकेजिंग मटेरियल, यूटिलिटीज, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें कहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो उनके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फूड सेफ्टी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होने चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू फ्लो डायग्राम में। कहाँ पे हमें रीवर्किंग और रिसाइकलिंग करनी है वो सारी चीज़ें डिसाइड करनी है, उनके इंटरेक्शंस कहाँ पे होंगे प्रोसेस के अंदर वो सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है। और साथ ही साथ हमारा एंड प्रोडक्ट कहाँ पे है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या कहाँ पे है, बाई प्रोडक्ट कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है। तो जहाँ पे भी प्रोसेस में ये सारी चीज़ें मतलब इंक्लूड हो रही है या फिर एज आउटपुट हमें मिल रही है, ये चीज क्लियरली उसमें डिफाइन होनी चाहिए फ्लो डायग्राम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेसिफिकेशन है फ्लो डायग्राम की। मैंने इसमें आपको बताया क्यों इम्पोर्टेंट है ये, किस तरह से हमें हेल्प करता है कंपनी के अंदर, और साथ ही साथ उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए फ्लो डायग्राम की, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ की। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है ऑन साइट कंफर्मेशन की, फ्लो डायग्राम की, कि ऑन साइट कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इसका जो मैंने कीवर्ड लिया है वो एक्यूरेशन कंफर्मेशन है। तो जो ऑन साइट कंफर्मेशन है, हमने कहीं ना कहीं दो पार्ट में कोई भी प्रोसीजर, कोई भी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होते हैं। पहले भी मैंने इसी ट्रेनिंग में आपको बताया है कि किस तरह से दो पार्ट में होते हैं, कि आपने एक ऑफिस एरिया में
टीम को इन्वॉल्व करके चीज़ें डिफाइन कर ली, डिसाइड कर ली, लेकिन प्रैक्टिकली उसको देखना ज़रूरी है कि जब हम उसको ऑपरेशन में लेके आते हैं, ऑपरेशन टीम उस पर वर्क करती है, तो फर्दर हमें कंफर्मेशन मिलता है, ऑन साइट कंफर्मेशन इसी को कहते हैं। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि फूड सेफ्टी टीम है वो ऑन साइट कंफर्म करेंगी एक्यूरेसी को लेके फ्लो डायग्राम की, और अपडेट करेगी कि जो फ्लो डायग्राम हमने डेवलप किया है हजार्ड एनालिसिस को लेके, उसकी एक्यूरेसी कैसी है, उसकी रेलेवेंसी कैसी है, और जो हमारा गोल है फूड सेफ्टी को लेके, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, वो हम फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इससे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम करनी है हमें। साथ ही साथ हमारे पास एक इसके लिए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हमें मेंटेन करनी है, रिटेन करनी है एज एविडेंस कि हमने ऑन साइट कंफर्मेशन को अच्छी तरीके से एक्सक्यूट किया है। तो ये चीज़ें हैं ऑन साइट कंफर्मेशन के रिस्पेक्ट में। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेसेस की बात आती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोसेस एनवायरनमेंट की बात आती है। इसमें जो कीवर्ड मैं लिया है फूड सेफ्टी टीम डिस्क्राइब इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट, रिसोर्सेज, PRPs, OPRPs, external requirements, seasonal change documented. अब हमारे पास फ्लो डायग्राम इससे पहले वाले इस क्लॉज तक आ चुके थे, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनका कर लिया था। सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फूड सेफ्टी को लेके वो हमने डिफाइन कर लिया था, कहाँ पे क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो सारी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करके डिस्क्राइब कर दिया था। अब यहाँ पे बात करें डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस में और प्रोसेस इन्वायरमेंट में, कि जब हम फूड एनालिसिस को करना है हमें, तो वहाँ उसके रिस्पेक्ट में उसकी एक डिटेल्ड थॉरो हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए, जिसमें ये सारी चीज़ें होनी, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रोसेस इन्वायरमेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें एक क्लियर वे में डिस्क्राइब हो जिससे हम हजार्ड एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा, एक पार्ट हमारा फ्लो डायग्राम है और उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेसेस है। ठीक है, एक का हम जो फ्लो डायग्राम है वो हमारा डे टू डे वर्किंग के लिए है, क्रॉस इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन के लिए है, एक अवेयरनेस का उससे पॉइंट क्लियर होता है कि उससे एक अवेयरनेस मेंटेन रहेगी डे टू डे। ठीक है, और शॉर्ट टर्म में हमें डिसीजन मेकिंग करने के लिए वो हेल्प करेगा। अब इन डिटेल जब हम जाएंगे उसको हजार्ड एनालिसिस की तरफ, तो हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए क्लियरली थॉरोली प्रोसेसेस का, कि हम हजार्ड एनालिसिस में क्या चीज़ें करेंगे, क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी क्या क्राइटेरिया हैं, वो कैसे हो सकती है मेंटेन। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारी डिस्क्रिप्शन में आएंगी, और उसमें जो चीज़ें आनी चाहिए वो है लेआउट ऑफ द प्रेमाइसेस हैं फूड को लेके और नॉन फूड हैंडलिंग एरिया को लेके, कि प्रेमाइसेस का क्या लेआउट होगा। ठीक है, आप प्रेमाइसेस को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होंगी, की जाएंगी। साथ ही साथ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, कॉन्टेक्ट मटेरियल, प्रोसेसिंग एड्स, फ्लो ऑफ मटेरियल कैसे होगा प्लांट के अंदर। ठीक है, किस किन इक्विपमेंट के थ्रू होगा, कहाँ पे वो जो मटेरियल्स हैं उनका कांटेक्ट पॉइंट क्या होंगे, किस किस तरह से कांटेक्ट उनको मिलेगा होगा, और प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या चीज़ें की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हमें उसमें थॉरोली डिस्क्राइब करनी है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ हमारी प्री रिक्विजिट प्रोग्राम जो है वो क्या है, प्रोसेस पैरामीटर्स क्या हैं, कंट्रोल मेजर्स क्या हैं उसके, और वो कैसे जो फूड सेफ्टी है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो ये सारी चीज़ें
हमें क्लियरली उसमें डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करनी है, उसकी स्ट्रिक्टनेस क्या होंगी, कहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की हम की तरह देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करनी है। साथ ही साथ जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट हैं, उसकी वो कैसे इन्फ्लुएंस करेंगी इन सारी चीज़ों को, या फिर जो हमारे कंट्रोल मेजर की स्ट्रिक्टनेस है वो कैसे डिसाइड होगी, जो इंफॉर्मेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडी की, कस्टमर की, इन सारी चीज़ों का एक हमें मैट्रिक्स डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि हम फर्दर फूड हजार्ड एनालिसिस को कंडक्ट कर सकें। और इसमें जो हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, जो वेरिएशंस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारी फिक्स होती हैं जब हम मेथड्स की बात करते हैं, प्रोसीजर्स की बात करते हैं, मशीन्स की बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिपेंडेबल होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेबल हैं कहीं ना कहीं। सीजन्स की वजह से टेम्परेचर में चेंज आता है, ह्यूमिडिटी में चेंज आता है, एयर सर्कुलेशन में चेंज आता है, उनकी फ्लो में चेंज आता है, उनके पैटर्न में चेंज आता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि सीजनल चेंज की वजह से क्या मतलब अ, उनमें क्या पैटर्न में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे फ्लो डायग्राम के, या फिर हजार्ड एनालिसिस के, उस पर क्या चेंज आने वाला है डिफरेंट सीजन्स में, डिफरेंट वेदर कंडीशंस में। हर चीज़ें वेरी करती हैं, तो उसका भी हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है फूड सेफ्टी को लेके, सीजनल शिफ्ट पैटर्न को एनालाइज करके अपना जो हजार्ड एनालिसिस का प्रोसीजर है, फ्लो डायग्राम है, उसको डेवलप करना, और जो उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसको इंश्योर करना। ठीक है, तो ये चीज़ें थी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस में, और ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड मैनर में मेंटेन होने चाहिए, हमारे पास के प्रोसीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और समय के साथ साथ जब भी हमें ज़रूरत लगती है इसको अपडेट करते रहना है हमें। ठीक है, अब हमारा हजार्ड पहला पॉइंट जो था हमारा हजार्ड कंट्रोल का, प्रीलिमिनरी स्टेप्स और इनेबल हजार्ड एनालिसिस को, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई, हमने इनेबल कर लिया है अपने हजार्ड एनालिसिस को। अब हम करेंगे, नेक्स्ट क्लॉज में जाएंगे, सब क्लॉज जो है वो है हजार्ड एनालिसिस का। ठीक है, तो अभी तक हमने फ्लो डायग्राम देख लिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस देख लिया, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब आ रहा हमारा हजार्ड एनालिसिस। हजार्ड एनालिसिस में हमारा जो फर्स्ट सब क्लॉज है वो जनरल, डिग्री एंड कम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल। तो हजार्ड एनालिसिस के लिए यहाँ पे हम हजार्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे जो इनिशियल इंफॉर्मेशन थी, डॉक्यूमेंटेशन था, वो हमने बना लिया है, अपडेटेड है, कंफर्मेशन उसका मिल चुका है हमें फूड सेफ्टी टीम के थ्रू। तो अब हमें डिटरमाइन करना है हजार्ड एनालिसिस के थ्रू कि हमें कौन से पर्टिकुलर हजार्ड्स हैं, उनको हमें कंट्रोल करना है, उनका किस तरह से हम उसको कंट्रोल करेंगे, उस क्या लेवल्स होंगे, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, जिससे हम इंश्योर करेंगे कि फूड सेफ्टी हमारी ठीक रहे। वो किस तरह के कंट्रोल्स उसमें होंगे, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल उसमें यूज़ किए जाएंगे, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो जनरल हमें इसके बारे में बताता है। इसके बाद आगे चलेंगे तो और स्पेसिफिकली चीज़ों को डिफाइन किया गया है। तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड जो सब क्लॉज है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड डिटरमाइन ऑफ एक्सेप्टेंस लेवल, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस एनवायरनमेंट। तो हमें एक मोटी बात समझ में आ गई कि हमारे क्या बेसिकली कंट्रोल पॉइंट्स होंगे,
हजार्ड पर किसी पर्टिकुलर हजार्ड को लेके और उसके क्या कॉम्बिनेशन हमें यूज करने कंट्रोल करने के लिए। अब हम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और उसके एक्सेप्टेंस लेवल को डिटरमाइन करने के लिए बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हैं जो हमें डेवलप किए हैं फूड सेफ्टी हजार्ड एनालिसिस को लेके, और जो कि हमें यूज करने हैं फूड सेफ्टी हजार्ड को लेके, उसके एनालिसिस को लेके। उसमें जो चीज़ें आती हैं वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, टाइप ऑफ प्रोसेस है, प्रोसेस इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये इनके रिस्पेक्ट में टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोसेस और प्रोसेस इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी हम ये तक हमने डेवलप की हैं फ्लो डायग्राम के थ्रू, प्रोसीजर्स के थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू। तो जो हमारे प्रीलिमिनरी हमें इनिशियली एक्सेप्टेंस लेवल हमारा कहाँ से आएगा या फिर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन हमारा कहाँ से आएगा, जो हमारी प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन थी वो होगी। साथ ही साथ एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंसेस आप अपने जो प्रोसीजर डेवलप किया है या फिर फ्लो डायग्राम डेवलप किया है उसमें भी ऐड कर सकते हो। कुछ ऑन साइट एक्सपीरियंसेस भी आप यूज कर सकते हो बेस्ड और योर एक्टिविटी एंड वर्किंग, उसका यूटिलाइजेशन आपको करना है। साथ ही साथ कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है उसको भी आपको यूज करना है थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू प्रोसीजर्स, थ्रू डिस्क्रिप्शन, जो कि एपिडेमियोलॉजिकल हो सकती हैं, साइंटिफिक हो सकती हैं, हिस्टोरिकल डेटा हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में ये सारे आपको अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी कॉम्पिटेंसी को यूज करना है। तो दो पार्ट में भी आपको उस तरह से सोचना है कि हमने प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन तो तैयार कर लिया, वो भी बेस्ड और आपके डिफरेंट इंफॉर्मेशन था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेंसी था। लेकिन जब आप हजार्ड एनालिसिस करते हो ऑन साइट आपको कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं, आप विजुअली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर थ्रू डेटा एनालिसिस आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे इसके लिए यूटिलाइज करनी है और डिसीजन मेकिंग करनी है। एक्सपीरियंस के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड में एक और रेफरेंस देता है कि आप अगर एक्सटर्नल किसी को हायर करते हो एक्सपर्ट को तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। एपिडेमोलॉजिकल, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स की मैंने बात बता दी। साथ ही साथ कोडेक्स एलिमेंटेरियस की बात करता है, एएलओपी की बात करता है स्टैंडर्ड की, उसका यूज़ कर सकते हो आप, वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो कि क्या होंगे मतलब एक्सेप्टेंस लेवल हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आइडेंटिफाई स्टेप एंड कंसीडर स्टेजेस precedings, flow diagrams, process resources, acceptance level, requirements, intended use, relevant information, documentation. So यहाँ पे एक मैं चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको हेल्प करना चाहता है कि आप क्या चीज़ें फॉलो करोगे, कैसे रिक्वायरमेंट सेट करोगे, कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हजार्ड कंट्रोल करने के लिए, हजार्ड एनालिसिस के लिए। तो उसी में नेक्स्ट है जो अपना आइडेंटिफाई स्टेप्स। तो आइडेंटिफाई स्टेप्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों को लेके कि क्या चीज़ें आपको करनी है। और उस बहुत इम्पॉर्टेंट है फूड सेफ्टी को लेके वो स्टेप्स। तो इसमें पहला जो आता है अपना अ, जैसे कि एक है रॉ मटेरियल का रिसीव करने का समय आता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी की काम शुरू होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको हजार्ड एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलर्ट रहना है, और जो भी चीज़ें आपने डेवलप की हैं, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की हैं, प्रोसीजर डेवलप किए हैं, उसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करना है। और इन पर्टिकुलर पॉइंट में कोई हजार्ड से प्रेजेंट हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है। साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंटली कंसीडर करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है वो है स्टेज प्रीटीसिंग। ठीक है, तो हमें देखना है, जैसे अभी हमने बात करी थी कि जो उसका इंट्रैक्शंस हैं अलग अलग प्रोसेसेस का, स्टेजेस का, उस पर हमें खास ध्यान रखना है। साथ ही साथ फ्लो डायग्राम के जो सारे स्टेप्स हैं उनको हमें क्रॉस वेरीफाई करना है, एग्जामिन करना है वहाँ पे। प्रोसेस इक्विपमेंट, यूटिलिटीज, प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट और पर्सन जो हैं उसको हमें चेक करना है कि वहाँ पर्टिकुलरली क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें फिर मेंटेन करना है। फिर जो नेक्स्ट बात आती है वो है एक्सेप्टेंस लेवल की। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस लेवल के लिए हमने अभी तक पहले क्लियर कर लिया कि एक्सेप्टेंस लेवल क्या होगा। तो जब हमें डिटरमाइन करना है यहाँ पे पर्टिकुलरली कि एक्सेप्टेंस लेवल होंगे क्या, तो उसके लिए है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो नोन हो टीम को, जो भी डिटरमाइन करने जा रही है। ठीक है, इंटेंडेड यूज एंड प्रोडक्ट का हमें पता हो, जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें हमें पता हो, तब जाके हम जो हमारा हजार्ड का आइडेंटिफिकेशन है, एनालिसिस है, डिटरमिनेशन है उनका, वो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो दो पार्ट में है। पहले हमने हजार्ड एनालिसिस के लिए जो चीज़ें हैं, मतलब फ्लो डायग्राम, प्रोसीजर्स, इंटेंडेड यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने इनेबल किया कि हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर हमने हजार्ड एनालिसिस किया उसके बेसिस पे। अब हम उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट क्लॉज में, जो कि है असेसमेंट की बात करता है कि हमारा असेसमेंट क्या होगा, कैसे होगा। तो हजार्ड असेसमेंट पे चलते हैं। ये भी सब क्लॉज है 8.2 का। 8.2 में ही हमारा हजार्ड एनालिसिस की टोटल बात थी। ठीक है, तो असेसमेंट पे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्लॉज है। हजार्ड असेसमेंट, इसमें जो मैंने कीवर्ड लिए हैं, कंडक्ट, रिगार्ड्स टू, लाइक्लीहुड, सीवियरिटी, डॉक्यूमेंटेशन। सो यहाँ पे जेनरिक मैनर में हजार्ड असेसमेंट को डिफाइन करता है कि हजार्ड असेसमेंट हमें करना क्या है। तो उसमें स्टैंडर्ड कहता है कि आपको कंडक्ट करना है हजार्ड असेसमेंट को। जो भी हमने फूड सेफ्टी हजार्ड आइडेंटिफाई किए हैं, डॉक्यूमेंटेड किए हैं, और हमारा जो गोल होगा हजार्ड असेसमेंट का कि हम कैसे, कोई अगर हजार्ड हमें आइडेंटिफाई होता है तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारा गोल हजार्ड असेसमेंट का ही होगा। और जो इसमें जो चीज़ें हमारी हैं, हजार्ड असेसमेंट का जो माइंडसेट हमारा ये होना चाहिए कि लाइक्लीहुड, पहला पॉइंट है कि लाइक्लीहुड क्या हो सकते हैं किसी हजार्ड के अकरेंस के, वो हमें देखना है। जो हमारी अवेयरनेस है, कॉम्पिटेंसी है, नॉलेज है, जो प्रोसीजर्स हमारे हैं, फ्लो चार्ट है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और उसके साथ हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि कोई लाइक्लीहुड है कि नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारा एंड प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए या फिर फर्दर प्रोसेस में जा रहा है वो, उसमें किसी तरह का मतलब हजार्ड इन्वॉल्व ना हो। इसके साथ ही एक चीज़ यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूं आपको
कि हम हज़ार जो असेसमेंट है, ये हम कहीं न कहीं जो भी हमारे कंट्रोल मेज़र हम अप्लाई करने वाले हैं, उससे पहले हमें करना है, ठीक है? जिससे क्योंकि हम रोबस्ट सिस्टम बना रहे हैं, रोबस्ट मैट्रिक्स बना रहे हैं फूड सेफ्टी को लेके, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, तो उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेजेस में चीज़ों को आगे लेके जाएं। और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली कंट्रोल मेजर अप्लाई करने से पहले हम एक बार हज़ार्ड असेसमेंट कर रहे हैं कि कोई फर्दर कोई इस तरह की प्रॉब्लम में आगे फेस ना करनी पड़े, और जो भी हमारे क्रिटिकल क्राइटेरियाज हैं वो विद इन एक्सेप्टेंस लेवल हम रीच करें उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइक्लीहुड हमने बात की कि लाइक्लीहुड क्या हो सकती है किसी अकरेंस का हज़ार्ड के, तो उसको चेक करना है। फिर साथ ही साथ अगर कोई अकरेंस हज़ार्ड का आता है, फेस करना पड़ता है, तो उसकी सीवियरिटी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ इफेक्ट्स, एडवर्स और इंटेंडेड यूज से की वजह से उसके। और यहाँ पे कोई हमें आइडेंटिफाई भी करना है कोई कोई सिग्निफिकेंट फूड सेफ्टी अगर हज़ार्ड हो सकता है, उस चीज़ को भी असेसमेंट में। साथ ही साथ हमें एक मेथडोलॉजी को डिस्क्राइब करना है, मतलब हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए हज़ार्ड एनालिसिस असेसमेंट का, हज़ार्ड असेसमेंट का, कि हमने हज़ार्ड असेसमेंट का हमारा गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और हम इसमें करना क्या चाहते हैं, ठीक है। इसकी एक मेथडोलॉजी कंपनी को अपने प्रोसीजर के थ्रू डिफाइन करनी होती है, ठीक है, और कंपनी के पास होनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा असेसमेंट का जो नेक्स्ट पॉइंट है, सिलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ कंट्रोल मेजर। इसमें है बेस्ड ऑन द हज़ार्ड असेसमेंट एंड OPRPs, ठीक है। सो सो हमने अभी तक बात कर ली हज़ार्ड कंट्रोल में प्रिलिमिनरी स्टेप्स टू इनेबल हज़ार्ड एनालिसिस की। हज़ार्ड एनालिसिस हमें कैसे करनी है, उसमें क्या चीज़ें हमें हज़ार्ड एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। प्रिलिमिनरी स्टेप्स टू इनेबल हज़ार्ड में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या मतलब हमें स्टेजेस फॉलो करने हैं, स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए, ओवरऑल मैट्रिक्स क्या होगी। तो अभी हम आ गए हैं सिलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ कंट्रोल मेजर के में। तो यहाँ पे हम कंट्रोल मेजर की बात करेंगे, जो भी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की हैं हज़ार्ड एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हज़ार्ड कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से, इनेबल करने के लिए हज़ार्ड एनालिसिस को जो रिक्वायरमेंट है वो हम कैसे, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो उसके रिस्पेक्ट में क्या कंट्रोल मेजर होने चाहिए, उनकी बात यहाँ पे हम करेंगे। जिसमें जो जेनरिक टर्म्स यूज होते हैं OPRP और CCP की बात होती है, ठीक है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ऑपरेशनल प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम्स की बात होती है। तो यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। सो जो हमने हज़ार्ड असेसमेंट अभी तक किया है लास्ट क्लॉज में, जो वहाँ से चीज़ें निकल के आई हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमें कंट्रोल मेजर इस्टेब्लिश करने हैं, कैटेगराइज करने हैं थ्रू OPRP और CCP के जरिए। और जो भी हम OPRP CCP या कैरेक्टराइज करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, मेज़र करने के लिए हज़ार्ड असेसमेंट के जो चीज़ें हमने इस्टेब्लिश की हैं, पॉइंट्स, रिक्वायरमेंट्स, उन उनको हमें एक असेसमेंट के थ्रू क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो हमने इस्टेब्लिश किए हैं कंट्रोल मेजर, वो आ, उनकी जो डेप्थ है, उनकी जो कंट्रोलिंग है, उनकी जो कंफर्मिटी है, नॉन कंफर्मिटी है, उसका क्या इफेक्ट आएगा। ये असेसमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, उसमें हमें देखना है पहला जो है लाइक्लीहुड ऑफ फेल्योर, कि अगर जो फंक्शनिंग है कंट्रोल मेजर की वो किसी तरह का उसमें फेल्योर आता है,
तो क्या क्या चीज़ें उस इफेक्ट में उसका पड़ सकता है। ठीक है। सेकंड जो है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फेलियर की कंडीशन में, और इसमें जो चीज़ें हमें लेनी है, फेलियर की वजह से फूड सेफ्टी हजार्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, और अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे फेलियर आ रहा है तो उसकी वजह से दूसरे कंट्रोल मेजर जो हमने इस्टेब्लिश किए हैं उसके ऊपर क्या असर आ सकता है। साथ ही साथ जो भी हमारा एक्सेप्टेंस लेवल है उसके ऊपर हमारा क्या असर होगा इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ अ कंट्रोल मेजर, इसके रिस्पेक्ट में हमें असेसमेंट करनी है। ठीक है। और कुछ कंट्रोल मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं एक्सेप्टेंस लेवल के लिए, उनके लिए हमें स्पेसिफिकली ज़्यादा ध्यान देना है असेसमेंट में। जो हमारे पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग हैं, जिसके बेस पे हम एक्सेप्टेंस लेवल इस्टेब्लिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है और हमने अच्छी तरीके से हजार्ड को प्रिवेंट किया हुआ है, उसको इन डेप्थ मैनर में हम इस असेसमेंट के थ्रू चीज़ों को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो कंट्रोल मेजर हैं, सिंगल मेजर में कोई फेल्योर हुआ है, कॉम्बिनेशन में फेल्योर आ रहा है। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं हमें असेसमेंट में ध्यान देना है, जो भी हमने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स सेट किए हैं, ओपीआरपी सेट किए हैं, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो ये हमारा एक फर्दर असेसमेंट है जो हमें करना है। इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करता है, स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करता है असेसमेंट में, अ, कि जो सिस्टमेटिक अप्रोच होगा उसमें हमें क्या करना है कि पहले हम मेजरेबल क्रिटिकल लिमिट्स डिफाइन करनी है। लिमिट के साथ साथ ऑब्जर्वेबल एक्शन क्राइटेरिया हमारे पास होने चाहिए कि किस कंडीशन में हमें लगे कि प्रोडक्ट फेल्योर, मतलब जो हमारा कंट्रोल पॉइंट है वो फेल्योर हो रहा है, हमारी जो मेजरमेंट है वो ठीक नहीं हो रही है, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो ठीक नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलरली क्रिटिकल लिमिट्स हैं मेजरमेंट की, मॉनिटरिंग की, वो इस तरह से हमें ऑब्जर्व करते हुए उसकी हमें लिमिट्स डिफाइन करनी है, और किस पर्टिकुलर लिमिट में हमें एक्शन लेना है और उसका क्राइटेरिया क्या होगा, ये हमारे असेसमेंट के थ्रू निकल के आएगा। साथ ही साथ आ, कोई अगर क्रिटिकल लिमिट्स में हमें निकल के ऐसा दिख रहा है कि जो मॉनिटरिंग से डिटेक्ट हुआ है कि फेल्योर रह जा रहा है, जो हमारी कंट्रोलिंग है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की, उसका हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है। और साथ ही साथ जो करेक्शंस हैं फेलियर के कंडीशन में वो हम टाइमली कर लें, इसका हमें ध्यान रखना है, जिससे कि आ, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ना पड़े थ्रू आउट द फूड सेफ्टी और फूड चेन के ऊपर, क्योंकि जैसे लॉन्ग टर्म रहेगा तो वो टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फूड चेन के रिस्पेक्ट में। तो हमें यहाँ सिस्टमेटिक अप्रोच में ये ध्यान रखना है कि जो हमारे करेक्शंस हैं वो टाइमली मैनर में हम कर लें, और साथ ही साथ जो भी डिसीजंस इसके होंगे, रिजल्ट्स होंगे सिलेक्शन के, कैटेगराइजेशन होंगे कंट्रोल मेजर्स के, वो हमें डॉक्यूमेंटेड मैनर में मेंटेन करने हैं। तो हमारे पास एक असेसमेंट का प्रोसीजर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू सिलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ कंट्रोल मेजर, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए जिसके बेस जो हमने असेसमेंट किया है और हमने क्या अप्रोच फॉलो किया है उसको उसको करने में। ठीक है। एज अ एविडेंस फॉर फर्दर declaring for conformity or showing the compliances to any internal or external parties। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज हमारा जो है
ये है वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल मेजर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स। तो इस पर्टिकुलर सब क्लॉज में मैंने जो कीवर्ड्स लिए हैं वो हैं फूड सेफ्टी टीम वैलिडेशन, प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन, मॉडिफाई कंट्रोल मेजर्स, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ये वैलिडेशन हम, ये इम्पोर्टेंट है समझना कि हम किस स्टेज से वैलिडेशन कर रहे हैं। अभी हम कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं बहुत इनिशियल फेज में है। अपनी हमने हजार्ड कंट्रोल के अंदर पहले तो प्रिलिमिनरी स्टेप्स फाइंड आउट किया कि हमारे क्या होंगे, जिससे हम आज हजार्ड एनालिसिस को हम इनेबल कर सकें। उसमें सारी चीज़ें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेंडेड यूज फ्लो डायग्राम्स, इनकी बात की, उनको फाइंड आउट किया, डिटरमाइन किया, और उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें हमने एज अ इंफॉर्मेशन, एज अ डॉक्यूमेंट हमने बनाई। फिर हमने सेकंड फेज में हजार्ड एनालिसिस की बात की, जिसमें हमने एक्सेप्टेंस लेवल की बात करी कि हमारा हजार्ड एनालिसिस में हमारा एक्सेप्टेंस लेवल क्या होगा, हजार्ड असेसमेंट हम कैसे करेंगे। फिर हमारा कंट्रोल मेजर की हमने बात करी, उसमें असेसमेंट की बात की। अभी हम जो ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हमने कर रखी हैं और उसको हम वैलिडेट करेंगे और फर्दर लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में, जब हम उसको ऑपरेट करेंगे, चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो वैलिडेशन है वो फूड सेफ्टी टीम के थ्रू होगा। फूड सेफ्टी टीम वैलिडेट करेगी जो भी अभी तक हमने चीज़ें डॉक्यूमेंटेड मैनर में, प्रोसीजर के मैनर में, रिकॉर्ड्स के मैनर में इस्टेब्लिश की हुई हैं आजाद कंट्रोल के अंदर क्लॉज के। ठीक है, उन सारी चीज़ों को मतलब फूड सेफ्टी टीम को वैलिडेट करना है कि वो सफिशिएंट है कि नहीं सफिशिएंट है फर्दर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कंट्रोल मेजर के, या फिर जो कॉम्बिनेशन है कंट्रोल मेजर का उनको इस्टेब्लिश करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। और जब हम फूड सेफ्टी टीम को ये लगे अपने वैलिडेशन के थ्रू जो भी कंट्रोल मेजर हैं वो सही हैं पूरी तरीके से, जो हमारी फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उसको सेटिस्फाई करेंगे, जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सेटिस्फाएंगे, तभी हम उसको फर्दर एग्जीक्यूशन के स्टेज में लेके जाएंगे। इन केस अगर लगता है फूड सेफ्टी टीम को कि जो वैलिडेशन में जो हमारे रिजल्ट्स मिले हैं कंट्रोल मेजर को लेके वो उतने कैपेबल नहीं हैं जिस जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, तो जहाँ पे भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, रीअसेसमेंट की ज़रूरत है, उनको वो फूड सेफ्टी टीम एक्सिक्यूट करेगी बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल मेजर्स। तो इसका ध्यान रखना है वैलिडेशन में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। साथ ही साथ जो हमारी वैलिडेशन की मेथडोलॉजी होगी वो हमें एज अ डॉक्यूमेंटेड मैनर मेंटेन करना है कि जो भी अगर हम एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं कंट्रोल मेजर्स का या फिर रीअसेसमेंट या मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हम दिखा शो कर रहे हैं वैलिडेशन रिपोर्ट में अपने, तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को वेरीफाई करके और डिसीजन मेकिंग की गई है, इन सारी चीज़ों का हमें एक मेथडोलॉजी शो करनी है कि हमारा मेथड्स क्या था, इस मेथड के बेसिस पे हम जिन्हें डिसीजन मेकिंग की उसके एक्सेप्टेंस को लेके, उसके रिजेक्शन को लेके, और जो भी एविडेंस इससे रिलेटेड होंगे वो सारे मतलब मेंटेन करने हैं द डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। और मॉडिफिकेशन या फिर जो चेंज इन कंट्रोल मेजर्स जो हो सकते हैं उसका एग्जांपल भी स्टैंडर्ड में देता है। प्रोसेस पैरामीटर्स हो सकते हैं, रिगर एंड और देयर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं फॉर रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटेंडेड यूज ऑफ एंड प्रोडक्ट हो सकते हैं। ये किसी भी तरह के मतलब कंट्रोल मेजर से रिलेटेड हो सकते हैं जिसको हमें मॉडिफाई या फिर रीअसेसमेंट करना पड़ सकता है। तो यहाँ तक ये बात थी वैलिडेशन की। ठीक है,
तो वैलिडेशन जब भी होगा, जो भी चीज़ें हम ऑन द प्रैक्टिकली इस्टेब्लिश करने जाएंगे, उससे पहले फूड सेफ्टी टीम को वैलिडेशन करना है। उसके बाद ही जो प्रोडक्शन टीम है वो चीज़ों को अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है। और जो भी एक्सक्यूट करने की टीम है उसको फर्दर एक्सक्यूट करेगी प्रैक्टिकली। तो यहाँ ये था 8.53 क्लॉज, वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल मेजर। सो जो हजार्ड कंट्रोल था हमारा क्लॉज, उसी का ये सब क्लॉज है। नेक्स्ट 8.5.4, इसमें हम बात करेंगे हजार्ड कंट्रोल प्लान की, HACCP और OPRP प्लान। इसमें जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं, इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर, इंक्लूड्स CCP और OPRP, क्रिटिकल और एक्शन लिमिट, मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स, करेक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिकॉर्ड की। तो हमारा जो सीक्वेंस था आप उसको फॉलो करिए, जो भी हमारी ट्रेनिंग का भी चल रहा है। तो ये चीज़ें जस्टिफाई होंगी कैसे हम स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जो चीज़ों को इंश्योर करते हुए कि जो हमारा मेथडोलॉजी है फूड सेफ्टी को लेके, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, उसको हम इंश्योर कर रहे हैं, उसकी कंफर्मिटी को, उसके कंप्लायंसेस को, एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन एज अ एविडेंस फॉर्म हम अच्छे से किस तरह से मेंटेन करते हुए आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्लास में जो स्टैंडर्ड पहले क्लियरली कहता है कि हमें एक हजार्ड कंट्रोल प्लान हमारे पास होना चाहिए जो बेस्ड ओवर हो HACCP या फिर OPRP जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग, उसको प्रॉपरली हमें इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है। और ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें हमें इस कंट्रोल प्लान के अंदर रखनी है, वो पहला है जो फूड सेफ्टी हजार्ड्स हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स पे, या फिर OPRP के द्वारा हमारे जो भी ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम है उसके थ्रू। क्रिटिकल लिमिट्स क्या है हमारी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स में, और उसमें एक्शन क्राइटेरिया हमने क्या सेट किया है इन केस ऑफ अगर उसका वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा है लिमिट्स में, वैल्यूज़ में, जो भी हम मेजरिंग और मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें, तो हमारी एक्शन क्राइटेरिया क्या होंगी, ठीक है। वो एक डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए जिसके ऊपर हम फिर फर्दर एक्शन ले सकें। साथ ही साथ हजार्ड कंट्रोल प्लान में जो चीज़ें ऐड करनी है वो है मॉनिटरिंग करने की प्रोसीजर्स क्या होंगी, ठीक है। हम किस तरह से जो हमारा कंट्रोल है हजार्ड का उसको इंश्योर करेंगे मॉनिटरिंग के थ्रू, उसकी टाइम लिमिट्स क्या होंगी, साइकिल्स क्या होंगी, इंडिविजुअल्स कौन से होंगे, कौन से टूल्स इक्विपमेंट्स हमें यूज़ करने हैं, उसमें किन चीज़ों को वेरीफाई करनी है, रिकॉर्ड्स कौन से फिल करने हैं, ये सारी चीज़ मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स में आएंगे। साथ ही साथ अगर एक्शन क्राइटेरिया जो है वो नहीं हम ले पा रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई कोई लिमिट है उसमें वो फॉल कर रहा है जिसमें हमें एक्शन लेना है और हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारी करेक्शंस क्या होंगे, उस केस में इन चीज़ों को हमें अपने कंट्रोल प्लान में हजार्ड के ऐड करना है। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ क्या किसकी होंगी, मॉनिटरिंग करने की, एक्शंस लेने की, करेक्शंस के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, और साथ ही साथ रिकॉर्ड्स हमें जनरेट करने हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो जनरल में डिफाइंड है हजार्ड कंट्रोल प्लान को लेके, कि बेसिक क्राइटेरिया आपके हजार्ड कंट्रोल प्लान में होने चाहिए। आप चाहे OPRP के थ्रू बात करो चाहे HACCP के थ्रू बात करो, हाँ यहाँ पे दोनों और में यूज़ स्टैंडर्ड डिस्क्राइब करता है HACCP को और OPRP को, ठीक है। तो आप तो जो भी आपको सूटेबल है उस मेथड्स को यूज़ करो।
और ये सारी चीज़ें ये जो हमने अभी डिस्कस करी, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो इसका सब क्लॉज है हजार्ड कंट्रोल प्लान का, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल लिमिट्स। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिटिकल लिमिट्स एंड एक्शन क्राइटेरिया। इसमें जो मैंने वो कीवर्ड लिए हैं, स्पेसिफाइड, रेशनल, डिटर्मिनेशन, डॉक्यूमेंटेड, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल। सो यहाँ पे फर्दर डिफाइन करता है क्रिटिकल लिमिट्स को और एक्शन क्राइटेरिया पे फोकस करता है स्टैंडर्ड कि जो भी क्रिटिकल लिमिट्स हैं वो जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, की कैरेक्टर्स हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो जो भी क्रिटिकल लिमिट्स हैं वो स्पेसिफाई होनी चाहिए क्लियरली। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और वो साथ ही साथ रेशनल होने चाहिए, जिससे कि हम फर्दर डिटरमाइन कर लें और उसको मेंटेन कर लें एज अ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर चीज़ें कहीं स्पेसिफाई नहीं है, कोई क्रिटिकल पॉइंट लिमिट्स है किसी क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो क्लियरली स्पेसिफाई नहीं है, रेशनल नहीं है, तो वो डिटरमाइन नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को क्लियरली स्पेसिफाई कर लीजिए किया हुआ हो और रेशनल फॉर्म में और कहीं डॉक्यूमेंटेड मैनर में आपके यहाँ मेंटेन हो, जिससे उसे फर्दर हम एक्शन प्लान कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ जो भी हमारे क्रिटिकल लिमिट्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए। अगर वो मेजरेबल नहीं है तो वो किसी काम के नहीं है, तो उनको मेजरेबल बनाना है। मेजरेबल किसी भी तरह से हो सकते हैं, वो विजुअल हो सकते हैं थ्रू एनी टेस्ट इक्विपमेंट, हम उसको मेजरेबल बना सकते हैं। थ्रू एनी गेज हम उसको मेजरेबल बना सकते हैं। ठीक है, अ, तो ये चीज़ें हमें इंश्योर करनी है कि जो भी हमने क्रिटिकल लिमिट्स सीसीपी के थ्रू डेवलप की हैं वो मेजरेबल हों। और फर्दर हम जब भी कन्फर्मेंस की बात करेंगे तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो क्रिटिकल लिमिट्स हैं उससे वो एक्सीड ना की हों, जो वैल्यू हो मेजरमेंट के थ्रू हमें जो मिली हैं। इसी तरह से अगर ओपीआरपी को देखें हम, तो जो ओपीआरपी की एक्शन क्राइटेरिया है वो भी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए। जिस तरह से हम सीसीपी में चीज़ों को मेजरेबल करने की बात कह रहे थे, और वो फर्दर हेल्प करेंगी हमें कन्फर्मेंस शो करने के लिए एक्सेप्टेंस लेवल के विथ रिस्पेक्ट टू फूड सेफ्टी। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है कि जो भी हमारी लिमिट्स हम सेट करें वो मेजरेबल हो, ऑब्जर्वेबल हो और क्लियरली स्पेसिफाइड हो, रेशनल हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो सब क्लॉज है वो है मॉनिटरिंग सिस्टम्स एट सीसीपीज फॉर ओपीआरपीज। इसमें जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं, पहला है शेड्यूल क्रिटिकल लिमिट्स, एक्शन ऑन फेल्योर, मॉनिटरिंग सिस्टम, एडिक्वेट टाइम फ्रेम, methods or devices, calibration method, frequency, results, responsibility। अब यहाँ पे हमने डिटर्मिनेशन की बात कर ली थी क्रिटिकल लिमिट्स की। अभी हमें मॉनिटरिंग में हम जा रहे हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम्स हमारा कैसा होगा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को लेके, ऑपरेशनल प्री रिक्वेस्ट प्रोग्राम को लेके। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लियरली कहता है कि हमें इस्टेब्लिश करना है कि हमारे पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम हो, जो भी हमने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए हैं, डॉक्यूमेंट किए हैं, उनके लिए वो चाहे सिंगल वे में हो, मतलब इंडिविजुअल हो कोई कंट्रोल मेजर, या फिर कम्बिनेशन में हो कोई कंट्रोल मेजर, वो सारे उसके लिए हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। और मॉनिटरिंग सिस्टम में उसके सारे शेड्यूल मेजरमेंट के
वो सारे मेंशन होने चाहिए। शेड्यूल्स, जब भी क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में कब हम कौन सा पर्टिकुलर हमारा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट रीच करेगा प्रोसेस में, उसके रिस्पेक्ट में हमें शेड्यूल्स उसमें डालने हैं मॉनिटरिंग सिस्टम में, जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द एंड प्रोडक्ट। ठीक है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड कहता है कि यहाँ पे ईच ओपीआरपी की बात कहता है स्टैंडर्ड, कि ईच ओपीआरपी जो भी हमारे ऑपरेशनल प्रोग्राम रिक्वेस्टेड प्रोग्राम है, उनके लिए जो भी हम जितने भी हैं हमारे पास ओपीआरपीज हैं उनके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब जितने यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस हो सकते हैं, उनके इंटर रिलेशंस हो सकते हैं, तो सबके लिए एक हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जिसको हमने अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश किया हो, सिंगल कंट्रोल मेजर के फॉर्म में, कॉम्बिनेशन कंट्रोल मेजर के फॉर्म में, जो कि ज़रूरी है फेलियर को डिटेक्ट करने के लिए, और जो पर्टिकुलरली जो भी एक्शन की क्राइटेरिया है उसको मैच करने के लिए। इसके बाद जो इसमें स्टैंडर्ड में डॉक्यूमेंट्स बताता है कि कौन से पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सीसीपी पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपीआरपी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें पहला जो चीज़ है वो है कि एडिक्वेट टाइम फ्रेम में हमें जो हमारे मेजरमेंट हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, तो वो हमारी इवेलुएट हो जाए, डेटा उसके हमें मिल जाए, ये हमें इंश्योर करना है। सेकंड है कि जो मॉनिटरिंग मेथड क्या होंगे, डिवाइसेस कौन से यूज़ करने हैं मॉनिटरिंग को में, वो चीज़ें हमारे हमें एज अ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऐड करनी है अपनी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट और ओपीआरपी की जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें। साथ ही साथ कैलिब्रेशन मेथड क्या होंगे, ठीक है, अम, और हम कैसे कैलिब्रेशन को वेरीफाई करेंगे कि हमारे कैलिब्रेशन सही हैं और जो डिवाइस हमारा रिजल्ट दे रही है वो सही है, इसको भी हमें इंश्योर करना है। ठीक है। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी क्या होगी मॉनिटरिंग की, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि फ्रीक्वेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसका जो रिलेशंस है जो एक्सेप्टेंस लेवल के रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे कि जब भी हम एक्शन की बात करते हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की बात करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में शेड्यूल्स क्या हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात है कि क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी मॉनिटरिंग और मेजरिंग की, पर्टिकुलरली जो भी हमने कंट्रोल पॉइंट्स बनाए हैं। कैलिब्रेशन के रिस्पेक्ट में थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन आप कराते हो, आपके पास इंटरनल कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन का एक प्रोसीजर होना चाहिए जिससे आप कैलिब्रेशन को इन हाउस वेरीफाई कर लो, क्योंकि वेरिएशंस आते हैं नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग के बाद। तो ये बहुत ज़रूरी है, जितना लोड रहेगा उस हिसाब से उसके वेरिएशन आएंगे। तो एक आपके पास प्रॉपर मेथड होना चाहिए कैलिब्रेशंस का, मेथड का डिवाइसेस मेथड होना चाहिए डिवाइसेस का, इक्विपमेंट्स का, कि आप कैलिब्रेशन को वेरीफाई कर लो कि जो भी मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, टेस्टिंग डिवाइसेस हैं, वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड हैं फॉर देयर ऑप्टिमम आउटपुट। ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो हमें फर्दर चीज़ें निकाल कर आनी है वो है मॉनिटरिंग रिजल्ट जो होंगे हमारे सीसीपी और ओपीआरपीज के थ्रू, वो क्या हैं। और लास्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जो कि मॉनिटरिंग करेंगे वो कौन कौन से इंडिविजुअल्स होंगे जिनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और अथॉरिटी देंगे, और साथ ही साथ जो मॉनिटरिंग रिजल्ट्स हैं उनका इवेल्युएशन करेंगे। वो हमें देखना है कि हम किसको ये हैंड ओवर करेंगे, किसको जो जिसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देंगे हम। तो ये सारी की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मॉनिटरिंग सिस्टम में होने चाहिए एज अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, और हमें मेंटेन करने हैं।
साथ ही अगर हमारा मॉनिटरिंग मेथड जितना अच्छा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी अच्छी हमने डिसाइड की होगी, तो हम जो आइडेंटिफिकेशन है किसी तरफ का, जो फेल्यूर की तरफ लेके जा रहा है पर्टिकुलर किसी पैरामीटर को, तो हम उसको एक अच्छी टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई कर लेंगे विद इन क्रिटिकल लिमिट्स, और उसके ऊपर हम कोई चीज़ है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसको आइसोलेट कर सकते हैं, फर्दर इवेल्युएशन कर सकते हैं उस प्रोडक्ट का। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमें एक अच्छा मॉनिटरिंग मेथड डेवलप करना है, साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी में अच्छी बनानी है। और ये जो मॉनिटरिंग मेथड है, फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो प्रोपोर्शनल होगी कहीं ना कहीं जो फेल्योर का अकरेंस है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके रिस्पेक्ट में। अगर हमारी मॉनिटरिंग मेथड अच्छी नहीं होंगी, फ्रीक्वेंसी उनकी अच्छी नहीं होगी, तो हमारी जो फेलियर की रेट है वो इंक्रीज करेंगे, हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेस है उससे रिस्पेक्ट में वो हमें ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इंटरनल रिसोर्सेज के लेके और एक्सटर्नल रिसोर्सेज को लेके, ये बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करना है। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्जेक्टिव डेटा की बात करता है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, कि जो भी हमारा ऑपर ओपीआरपी है वो कहीं ना कहीं हमारे पास एक वो रिलेटेड हो, सब्जेक्टिव डेटा बेस्ड हो, द ऑब्जर्वेशन हो, जिसमें हम विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। ठीक है, तो अगर सब्जेक्टिव हमारे पास डेटा है, एक हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है हमें टाइम बचाने में। अगर कोई किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कोई चीज़ें मॉनिटरिंग की हमने इस्टेब्लिश कर लिखी हैं थ्रू अ डिवाइस, तो इन प्रोसेस जो हमारा वर्क है, हमारे पास अगर अच्छा इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस सब्जेक्टिव डेटा के फॉर्म में होंगे और विजुअली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जस्ट हम ऑब्जर्वेशन से, कि आगे चल के जो हमारी मॉनिटरिंग रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं मिलने वाली हैं, और फर्दर हम कहीं ना कहीं जो हमारी फ्रीक्वेंसी सेट है मॉनिटरिंग की, उससे पहले ही चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसी से आती हैं, आपके एक्सपर्टाइज से आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज में बात होगी actions when critical limits or action criteria are not met। इसमें जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं, इंश्योर, अनसेफ, प्रोडक्ट रिलीज, नॉन कन्फर्मिटी कॉज, पैरामीटर कंट्रोल, रिकरेंस कंट्रोल, करेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। अब हमने मॉनिटरिंग को अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया, मॉनिटरिंग सिस्टम में उसमें जो भी चीज़ें हैं हमने वो अपने यहाँ डॉक्यूमेंटेड मैनर में मेंटेन कर ली। ठीक है, ट्रेनिंग कर ली, अवेयरनेस उसकी सर्कुलेट कर दी। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमारी जो क्रिटिकल लिमिट्स हैं, एक्शन क्राइटेरिया हम नहीं मीट कर पाए हैं, तो उस केस में क्या एक्शन हमें प्लान करना है। तो इस केस में स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको करेक्टिव एक्शंस देखने हैं, करेक्शंस देखने हैं कि हमारे करेक्टिव एक्शंस क्या हो सकते हैं, या फिर करेक्टिव एक्शन हो सकते हैं इस कंडीशन में जो कि जो लिमिट्स हैं उसको हम नहीं मीट कर पा रहे हैं, या फिर एक्शन क्राइटेरिया को नहीं मीट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली दोनों चीज़ें हैं, क्रिटिकल लिमिट्स की भी बात कर रहा है, एक्शन क्राइटेरिया की भी बात कर रहा है, कि अगर दोनों ही चीज़ें हम नहीं मीट कर पा रहे हैं,
क्योंकि पहली चीज़ है कि क्रिटिकल लिमिट से चीज़ें बाहर चली गई, तो हम कुछ एक्शन क्राइटेरिया हमारे वहाँ पे हो सकते हैं जिससे उसको विद इन लिमिट लाया जा सकता है। हम एक टाइम एफिशिएंट मैनर में कुछ एक्शन प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ही चीज़ें हमारी नहीं मीट हो पाएँ, क्रिटिकल लिमिट भी हमने नहीं मैच कर पाएँ, एक्शन क्राइटेरिया भी नहीं मैच कर पाएँ, तो उस केस में हमारे पास क्या एक्शन प्लान होगा? तो वो चीज़ें यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बताता है कि क्या एक्शंस होने चाहिए। तो इसमें हमें इंश्योर करना है कि हमारे पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट्स कौन से हैं और वो रिलीज ना हो किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के में फर्दर प्रोसेस के लिए, या फिर वो अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो चीज़ें ना हो, तो उनका रिलीज जो है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के रिस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, जिससे कि अनसेफ प्रोडक्ट कहीं पे फर्दर यूज़ किया जाए। सेकंड जो है, हमें देखना है कॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी क्या थी, ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से नॉन कन्फर्मिटी जो है वो आई, और किस वजह से क्रिटिकल लिमिट्स हमने रीच किया या फिर हम नहीं कंट्रोल कर पाए, मीट नहीं कर पाए, और विद इन अ टाइम लिमिट हम उस पर एक्शंस नहीं ले पाए। ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से रिव्यू करना है और फिर क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि कॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी क्या थी। साथ ही साथ जो पैरामीटर्स थे जिसकी वजह से नॉन कन्फर्मिटी हमें फेस करनी पड़ी, वो हमें उन पैरामीटर्स को कंट्रोल करना है अपने सीसीपी में और ओपीआरपी में, ठीक है, और ये इंश्योर करना है कि वो रिटर्न हो चुकी हों जो भी कंट्रोल रिक्वायरमेंट है उनकी उस पैरामीटर की क्रिटिकल लिमिट्स के अंदर। तो ये चीज़ें हमें एक्शंस हमारे होंगे और उनका रीकरेंस को हम प्रिवेंट करना है एनी हाउ। ये मतलब हमारे 4 पॉइंट्स हैं। पहला है हमें पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट को अलग करना है रिलीज नहीं होने से, रिलीज होने से पहले। कॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी को डिसाइड करना है, पैरामीटर्स को कंट्रोल करने हैं, ठीक है, और जो रिकरेंस है उस नॉन कन्फर्मिटी को उसको प्रिवेंट करना है। तो ये हमारी एक्शंस होंगे अगर हमारा जो क्रिटिकल लिमिट और एक्शन क्राइटेरिया ब्रीच होता है उसके कंडीशन में। फर्दर अभी हम आगे बात करेंगे करेक्शन हमें और इन डेप्थ कैसे लेने हैं, करेक्टिव एक्शन हमें और कैसे डिटेल में लेने हैं। आने वाले क्लॉजों में उसको और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी बात थी। नेक्स्ट चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हजार्ड कंट्रोल प्लान, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें ली हैं, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन एविडेंस। तो अभी तक हमारी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको जो हमने हजार्ड कंट्रोल में चीज़ें की हैं। पहला हमारा प्रिलिमिनरी स्टेप्स थे जिससे हम इनेबल करने वाले थे हजार्ड एनालिसिस को। फिर हमने हजार्ड एनालिसिस को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया, फिर हजार्ड एनालिसिस को वैलिडेट किया, फिर हमने हजार्ड कंट्रोल प्लान डेवलप किया। अब हम लास्ट क्लॉज में हैं हजार्ड कंट्रोल कंट्रोल प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने की बात करता है स्टैंडर्ड की, आपको जो हजार्ड कंट्रोल प्लान है जो इस्टेब्लिश किया है उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है, और उसके जो रिकॉर्ड्स हैं जो एज एविडेंस वर्क करेंगे उसको रिटेन करना है, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड जनरेट होंगे इस थ्रू आउट जो हमारा अभी तक हजार्ड कंट्रोल के अंदर जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन डेवलप की हैं, प्रोसीजर्स डेवलप किए हैं, रिकॉर्ड्स डेवलप किए हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए एज एविडेंस फॉर्म। और सेल्फ लाइफ की बात हुई थी पहले, तो जो रिटेन करने का पीरियड होगा जब भी सेल्फ लाइफ के रिस्पेक्ट में होगा, तो वो जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी जो सेल्फ लाइफ है उसके रिस्पेक्ट में उसको रिटेन करना है एज एविडेंस, ठीक है। तो
यहाँ तक था हमारा हजार्ड कंट्रोल का क्लॉज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अ, ये नेक्स्ट क्लॉज है 8.6, updating the information specifying the PRPs and hazard control plan। इसमें जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं वो हैं रॉ मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ingredients, contact materials and products, characteristics, intended use, flow diagrams, process descriptions, process environment, up to date PRPs। तो जो हमारी अभी तक हमने जो चीज़ें डेवलप कर ली, हम उनको हम अपडेट और कैसे करेंगे उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बातें हैं। ठीक है, तो ये मतलब की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब भी हमें अपडेट करें चीज़ों को। तो उसमें पहला है जो रॉ मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल्स है, उसके रिस्पेक्ट में कोई चेंज आता है तो उनको जब भी ज़रूरत होगी, मतलब हमें लगता है कि अगर किसी तरह का चेंज आ रहा है इन चीज़ों में तो वो हमें अपडेट करना है। ठीक है, और अगर हमारे पीआरपी पे कोई चेंज आ रहा है, हजार्ड कंट्रोल प्लान में चेंज आ रहा है इनको लेके, तो उस पे जो भी रिक्वेस्टेड अपडेट्स हैं वो हमें करने हैं, रिव्यू करना है उसको, फिर अ, साथ ही साथ उसको अपडेट करना है। रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट और प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड प्रोडक्ट को लेके जो चीज़ें हैं वो हमें देखनी है। फिर इंटेंडेड यूज़ है उसको देखना है, फ्लो डायग्राम्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट है उसको भी देखना है। ये जो जो हम अभी तक हमने 8.5 क्लॉज में देखा, हजार्ड कंट्रोल की बात की, सारी चीज़ों की बात की। तो जब भी कोई चेंज आएगा रॉ मटेरियल्स रिलेटेड, इंग्रेडिएंट्स रिलेटेड, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल से लेके, तो अ, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा। इसीलिए ये चार पॉइंट्स को स्पेसिफिकली यहाँ पे अपडेट करने की बात स्टैंडर्ड कहता है, जो कि ज़रूरी है एक सेफ प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको एक इन इन डेप्थ मैनर में थॉरोली आपको रिव्यू करके अपडेट करना है, जो भी प्रोसीजर्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उन सारी चीज़ों को, और ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है कि जो पीआरपी हैं वो अप टू डेट हो, किसी तरह का ऑब्सलीट डेटा ना हो उसमें, जब भी कोई चेंज नेसेसरी हो उसके अंदर। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ क्लियरली ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो चलते हैं वो है कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग क्लॉज है 8.7। इसमें जो मैंने कीवर्ड लिए हैं, फर्स्ट है इसमें एविडेंस, फिर है एम मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, कैलिब्रेटेड, वेरीफाइड, एडजस्टेड, रीएडजस्टेड, स्टेटस, सेफगार्ड, प्रोटेक्ट, डॉक्यूमेंटेशन, appropriate action, resulting action, software updated, commercial of the self software। तो हम अभी तक इस पे यहाँ पे हमने अपडेट की बात कर ली कि कोई अपडेट जब नेसेसरी होगा, कोई चेंज आएगा तो अपडेट हमें कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है। अब बात यहाँ पे है कि कंट्रोल कैसे करना है, जो मॉनिटरिंग और मेजरिंग है। तो सबसे पहली जिसमें बात आती है एविडेंस की, कि हमें एविडेंस शो करना है कि जो हमारे हमारे मॉनिटरिंग और मेजरिंग के मेथड से वो एडिक्वेट हैं, जो भी हमारी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं, पीआरपी हैं, उनसे रिलेटेड, उनको वो सेटिस्फाई करती हैं। तो ये बेसिस बेसिकली डेटा से निकल के आएगा, जो आप रिकॉर्ड जनरेट करोगे वो एज एविडेंस वर्क करेगी,
जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट हमारा निकल के आएगा उसका इंटेंडेड यूज अगर वो सेटिस्फाई करेगी, तभी जाके हम क्लियरली ये डिसाइड कर सकते हैं या फिर कंफर्म कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो हमारी मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट है वो ठीक है पूरी तरह से। तो इसको एज अ एविडेंस हमें देखना है और एक डेटा जनरेट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे कंट्रोल के रिस्पेक्ट में जो स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी मॉनिटरिंग और मेजरिंग इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड और वेरीफाइड हो। जैसे अभी मैंने पहले आपको ब्रीफ किया था कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन क्या होता है। तो कैलिब्रेशन आप इन हाउस भी कर सकते हो, मतलब थर्ड पार्टी भी कर सकते हो, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान में रखनी होगी कि क्या फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है कैलिब्रेट करने की, क्योंकि जो भी आपका वॉल्यूम है मशीन का इक्विपमेंट का उसके भी उससे कैलिब्रेशन उसका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो ये प्रॉपर आपके पास एक कैलिब्रेशन का प्रोसीजर होना चाहिए, वेरिफिकेशन का प्रोसीजर होना चाहिए। जो भी उस इक्विपमेंट का इंटेंडेड यूज है वो आउटपुट ऑप्टिमम आउटपुट के लिए। ठीक है, तो जब भी आप कोई इक्विपमेंट को आप यूज करने जाओ, मशीन को यूज करने जाओ, तो जब यूज करने से पहले आपके पास एक डेफिनेट नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ ये मशीन है, इक्विपमेंट सही है यूज करने के लिए। साथ ही साथ अगर वेरिफिकेशन के थ्रू आपको लग रहा है कि जो इक्विपमेंट है मशीन में उसमें कोई कमी आ रही है, तो उसको एडजस्ट और रीएडजस्ट करना है जब भी जरूरत हो। साथ ही साथ हमें यहाँ पे कैलिब्रेशन स्टेटस की बात करता है स्टैंडर्ड की। कैलिब्रेशन आइडेंटिफेबल होना चाहिए कि मतलब आइडेंटिफाई कर ले कोई भी, तो हमें किसी ना किसी तरह से डिस्प्ले करना है जो भी इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, मशीन्स हैं, उनके कैलिब्रेशन स्टेटस को लेके कि लास्ट कैलिब्रेशन कब हुआ था, नेक्स्ट कैलिब्रेशन कब ड्यू है, जिससे जो भी पर्सन्स या फिर पर्सनल वहाँ पे चीज़ों को विजुअली वेरीफाई करें, उसको कैलिब्रेशन को अच्छे से टेक केयर कर सकें, उस पर फर्दर एक्शन प्लान कर सकें। साथ ही साथ हमें सेफ गार्ड करने के लिए स्टैंडर्ड कहता है कि प्रोडक्ट को सेफ गार्ड करना है कि कोई उसमें एडजस्टमेंट ना हो जाए जिससे हमारा जो मेजरमेंट है वो इनवैलिडेट हो जाए। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हमें सेफ गार्डिंग कैसे करनी है इन डिवाइसेस का, इक्विपमेंट्स का, मशीन्स का। और इसके बाद जो नेक्स्ट बात करता है कि हमारे पास एक प्रोटेक्शन हमें देनी है किसी भी डैमेज से, डिटोरिएशन से इन डिवाइसेस को, इन इक्विपमेंट्स को, कि फॉर मतलब यूज़ करने के बाद कुछ समय बाद ऐसा ना हो कि वो डैमेज हो जाए, डिटोरिएट हो जाए। तो इसका हमें खास ध्यान रखना है। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के फॉर्म में एज एविडेंस जो भी इसके रिजल्ट्स रहे हैं उसको मेंटेन करना है और कोशिश करनी है कि जो भी हम कैलिब्रेशन करें, वेरिफिकेशन करें, वो थ्रू अ नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में हो। ठीक है, अगर हमारे पास नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं अवेलेबल है तो हमें फर्दर हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए कि हमने कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के को कैलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में कि जो भी चीज़ें हम करें, जब कैलिब्रेशन की बात करें, टेस्टिंग की बात करें, तो वो एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। और इन केस नहीं अवेलेबल है तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसके बाद बात होती है कि अगर कोई हमें लग रहा है कि जो मेजरमेंट रिजल्ट्स हैं अ, वो हमारे जो इक्विपमेंट के थ्रू मिल रहे हैं वो रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमें असेसमेंट करनी है जो उसके प्रीवियस मेजरमेंट हैं उसको। ठीक है, तो जब भी इस तरह की कंडीशन आपको
आपके नॉलेज में आती हैं, आप ऑब्जर्व करते हो, या आप कम्युनिकेशन के थ्रू आपको मिलती है कि जो मेजरमेंट रिजल्ट्स हैं वो नहीं मैच कर रही हैं जो भी उसकी रिक्वायर्ड लिमिट है कन्फर्मेंस की, तो उस केस में हमें प्रीवियस रिजल्ट्स को भी असेसमेंट के थ्रू देखना होता है, जिससे कि और उसके बाद हमें अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान करना होते हैं, जिसमें कि अगर उसकी वजह से कोई प्रोडक्ट पे इफेक्ट आया हो या फिर कोई नॉन कन्फर्मेंस आई हो तो उसको हम टेक केयर कर सकें। तो इसका खास ध्यान रखना है कि जब भी हमें इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व हों कि कोई मेजरिंग रिजल्ट है, मॉनिटरिंग रिजल्ट है थ्रू इक्विपमेंट और डिवाइस वो सही नहीं मिल रही है, तो हमें उससे पहले का जो डेटा है, जो भी मॉनिटरिंग और मेजरिंग रिजल्ट्स हैं, वो हो सकता है आप कुछ दिन पहले का देख सकते हो, एक वीक पहले का देख सकते हो, एक मंथ पहले का देख सकते हो। तो आपको ये इंश्योर करना है इस असेसमेंट के थ्रू कि जो प्रोडक्ट हैं उसमें किसी तरह की नॉन कन्फर्मेंस ना आई हो, वो अफेक्टेड ना हो। और ये जो असेसमेंट है, रिजल्टिंग एक्शंस हैं, इसको हमें मेंटेन करना है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के से कि पॉइंट मतलब मैनर में, ठीक है, कि हमने असेसमेंट क्यों किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उसमें हमने रिजल्टिंग एक्शंस हमने क्या फ्रेम किए, तो ये चीज़ें, तो हमारे पास इसका भी एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक रिकॉर्ड्स के फॉर्मेट्स होने चाहिए जिससे हम ये चीज़ें कर सकें, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड में सॉफ्टवेयर की बात करता है कि जो सॉफ्टवेयर यूज़ करें उनका वैलिडेशन अच्छे तरीके से किया हुआ हो, जो सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन है वो इंश्योर्ड हो विथ नंबर ऑफ साइकिल्स, इसको हमें ध्यान रखना है। वो वैलिडेशन इन हाउस भी हो सकता है, थ्रू थर्ड पार्टी के द्वारा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें किसी तरह का सॉफ्टवेयर में बग ना हो, किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, तो ये वैलिडेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप इन हाउस भी कर सकते हो, उसको थर्ड पार्टी भी कर सकते हो सॉफ्टवेयर का वैलिडेशन। और ये जो अपडेशन है सॉफ्टवेयर का, जब भी सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है, तो वो अपडेट्स मतलब जो मतलब टाइमली मैनर में होना चाहिए। जब ऐसा ना हो कि आप 6 महीने से चीज़ों को अपडेट नहीं किए हो, 6 महीने पहले अपडेट आया था, इस तरह की चीज़ें ना हो। तो जब भी टाइमली मैनर में सॉफ्टवेयर का अपडेशन बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर का अपडेट बेसिकली प्रोसेसिंग को लेके हो सकता है, किसी तरह का रिस्क को लेके हो सकता है, किसी तरह की मतलब अ, अ, अलग तरह की मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके हो सकता है, उसकी सिक्योरिटी को लेके हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर को टाइमली अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से अपडेट होते हैं। आप फ़ोन में भी, अपने लैपटॉप में भी आप देखते हुए सॉफ्टवेयर्स के अपडेट्स आते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स जो भी हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट, उनको अपडेट करने के लिए फ्रीक्वेंटली आपसे नोटिफिकेशन आपको मिलता है, तो आप अपडेट करते हो, तो उसमें नंबर ऑफ थिंग्स को इम्प्रूव करती है कंपनी। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर का अपडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमली मैनर में। और क्योंकि हम कंपनी रन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर एडिक्वेसी के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही अगर कोई हमें इस तरह की नीड मिलती है कि हमें सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, या फिर ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर की बात होती है, उसमें कोई चेंज लाना है, तो वो हमारा ऑथराइज्ड होना चाहिए, हमारे पास उसका प्रोसीजर होना चाहिए कि हमने क्यों डिसीजन मेकिंग की सॉफ्टवेयर चेंज करने के लिए। तो उसमें रिव्यूज़ होने चाहिए, फिर ऑथराइजेशन होना चाहिए कंपनी में, जो भी ऑथराइज पर्सन है, कि इस बेसिस पे हमने ऑथराइज किया चेंज को, सॉफ्टवेयर के कॉमर्शियल ऑफ द सॉफ्टवेयर को, और इसके लिए प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके इसको
एक वैलिडेशन हमारे पास होना चाहिए। वैलिडेशन में जो मैंने बात करी अभी, इंटरनली या फिर थर्ड पार्टी इम्प्लीमेंटेशन से पहले, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लॉज में चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज में बात है verification related to PRPs and the hazard control plan. Verification: establish, implement, monitor, verify uh, PMFR, purpose, methods, frequencies, and responsibilities, documents, corrective action, analysis of results of verification activities, food safety team evaluation। ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिए हैं वेरिफिकेशन रिलेटेड टू पीआरपी एंड हजार्ड कंट्रोल प्लान। अब हमने सारी चीज़ें मॉनिटर कर ली। ठीक है, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे क्लॉज है वेरिफिकेशन के लिए। ये डे टू डे तो मॉनिटरिंग हो ही रही है, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन एक हमारे पास वेरिफिकेशन का तरीका होना चाहिए जिससे हम जो पीआरपीज हैं, हजार्ड कंट्रोल प्लान है, उनको वेरीफाई कर सकें और एक फर्दर स्टेप, एक अपर स्टेप हम और इंश्योरिटी दे सकें कि हमारी जो चीज़ें हैं रन कर रहे हैं हम कंपनी के अंदर, हजार्ड कंट्रोल प्लान के रिस्पेक्ट में, पीआरपी के रिस्पेक्ट में, वो सही तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो पहला चीज़ जो यहाँ पे है कि हमारे पास एक वेरिफिकेशन एक्टिविटी को हमें इस्टेब्लिश करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है। स्टैंडर्ड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है और इसमें जो चीज़ें होनी चाहिए, हमें पर्पस डिफाइन करना है, मेथड्स हमें डिफाइन करना है, फ्रीक्वेंसी हमें डिफाइन करनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये क्लियरली हमें ध्यान रखना है कि जो इंडिविजुअल्स मॉनिटरिंग मेजरिंग कर रहे हों, जिन्होंने चीज़ों प्रोसीजर डेवलप करने में जिनका कंट्रीब्यूशन हो वो ना हो, जो वेरीफायर हो वो एज एक सेपरेट पर्सन को हम यूज करें जो वेरिफिकेशन एक्टिविटी को टेक केयर करें। और जो हमारा वेरिफिकेशन से हमारा जो एजेंडा है वो क्या होगा, उसमें पहला है कि पीआरपी जो हमारी है, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम, वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है, इफेक्टिव है कि नहीं है। हजार्ड कंट्रोल प्लान भी हमारा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है। हजार्ड लेवल्स हैं जो हैं वो विद इन हम आइडेंटिफाई, जो भी आइडेंटिफाई एक्सेप्टेबल लेवल है उसके अंदर वर्क कर रहे हैं कि नहीं है कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वेरिफिकेशन एक्टिविटी की। साथ ही साथ जो भी इनपुट्स हैं हजार्ड एनालिसिस के लिए वो अप टू डेट अपडेटेड हैं कि नहीं है, इसका भी हम वेरिफिकेशन के थ्रू चीज़ों को देखेंगे, करेंगे। साथ ही साथ कुछ अदर एक्शंस हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिटरमाइन किए गए हों, वो इम्प्लीमेंटेड हैं कि नहीं है और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं है। तो वेरिफिकेशन इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक ओवरऑल क्रॉस वेरिफिकेशन पीआरपी को लेके, हजार्ड कंट्रोल प्लान्स को लेके, हजार्ड लेवल्स को लेके, इनपुट्स को लेके, डिफरेंट एक्शंस को लेके, उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन को लेके। ठीक है, और जो वेरिफिकेशन हम करेंगे, जब इसका प्रोसीजर डेवलप कर लेंगे, हमारे जो रिकॉर्ड जनरेट होंगे उसको हमें रिटेन करके रखना है एज ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन और उसको कम्युनिकेट करना है रिस्पेक्टिव टीम से, रिस्पेक्टिव पर्सनल से, स्टाफ से। ठीक है, कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, इन चीज़ों को लेके। और इन बिटवीन अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस जब भी हम कर रहे हैं, तो अगर हमें कोई नॉन कन्फर्मिटी मिलती है किसी भी इक्विपमेंट से लेके किसी भी
मशीन को लेके, किसी इंडिविजुअल को लेके, तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो प्रोडक्ट है वो विद इन एक्सेप्टेबल लेवल मीट किया हो, जो भी हजार्ड लेवल है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है उसका, तो उसको हमें क्रॉस वेरीफाई करना है और करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। ठीक है, और उसकी वजह से कोई पर्टिकुलर लॉट है जो इफेक्ट हुआ हो, उसको भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जिससे कि जो पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट है उसको हम सेग्रीगेट कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमें करेक्टिव एक्शंस भी लेने हैं वेरिफिकेशन के थ्रू, तो इसका ध्यान रखना है कि अभी हमने इससे पहले वाले क्लॉज में जो करेक्टिव एक्शंस की बात की थी, तो वहाँ तो है ही, यहाँ पे भी हमें करेक्टिव एक्शंस लेने हैं अगर रिक्वायरमेंट इस तरह की जनरेट होती है। ठीक है, तो अ, यहाँ तक इसकी बात थी। साथ ही साथ इसमें जो है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन एक्टिविटी की बात है। तो जो हमने वेरिफिकेशन एक्टिविटी हमने की है, उससे जो डेटा निकल के आया है उसको हमें एज अ एनालाइज करना है, उस एनालिसिस करनी है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लियरली कहता है कि आप फूड सेफ्टी टीम है वो इस एनालिसिस को कंडक्ट करेगी, जो भी वेरिफिकेशन के रिजल्ट निकल के आए हैं, और उनको फर्दर यूज करेगी एज अ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो हमें वेरिफिकेशन के बाद एनालिसिस करनी है और उससे एज ए इनपुट हमें यूज़ करना है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन को लेके। तो यहाँ तक इस स्टैंडर्ड की बात थी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। 8.9 क्लॉज है हमारा, जिसमें बात है कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस नॉन कन्फर्मिटीज। इसमें पहला है जनरल। जनरल में जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं उसमें पहला है इंश्योर, इवेल्युएशन, डेजिग्नेटेड पर्सन। फिर नेक्स्ट सब क्लॉज में करेक्शंस, प्रोडक्ट अफेक्टेड, establish, monitor, update, proper handling, review, potentially unsafe products, action criteria, OPRP are not met, consequences, cause affected, documents, evaluate और describe। तो ये सारे कीवर्ड्स लिए हैं मैंने कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस नॉन कन्फर्मिटीज में। ठीक है, तो पहली चीज जो इसमें आती है जनरल में कि हमें इंश्योर करना है कि जो भी डेटा हमारी निकल के आई हैं ओपीआरपी को मॉनिटर करने के थ्रू, सीसीपी को मॉनिटर करने के थ्रू, उनको हम अच्छी तरीके से इवेलुएट करें। इसके लिए हमारे पास एक डेजिग्नेटेड पर्सन होना चाहिए जो इसको इन डेप्थ मैनर में इवेलुएट करे और जिसके पास इवेलुएट करने के लिए प्रॉपर कॉम्पिटेंसी हो, अथॉरिटी हो, और फर्दर वो इस जो इवेलुएट करेगा और डेटा को, उस पर वो करेक्टिव एक्शंस और करेक्शंस को ले सके। ठीक है, फिर करेक्शन की बात आती है कि हमें करेक्शंस क्या करना है, कि जो हमने इवेलुएट कर लिया जो भी डेटा हमारे थे ओपीआरपी और सीसीपी के थ्रू, जो भी हमारी क्रिटिकल लिमिट्स थे सीसीपी थी, और जो एक्शन क्राइटेरिया जो पीआरपी के हमें जब भी नहीं मीट कर पाए थे हम, तो उसमें हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से अफेक्ट हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि फर्दर जो भी उनका यूज़ है या फिर उनको रिलीज ना किया जाए, उसको लेके वो सारी चीज़ें टेक केयर करनी है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे प्रोसीजर होने चाहिए कि जब भी इस तरह की कंडीशन जनरेट होती है, जैसे कि मैंने पहले भी अभी स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग में बताया कि जब भी हमारी नॉन कन्फर्मिटी इस तरह की मिलेगी, तो हमारे जब भी हम करेक्शंस प्लान करेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे, तो वो किस तरह से होंगे, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें करनी है, वो सारी चीज़ें उसमें हमें मेंशन करनी है।
तो उसी तरह से यहाँ पे भी स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश और मेंटेन और अपडेट करने की बात करता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में। इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद है कि जो अफेक्टेड प्रोडक्ट हैं उनका प्रॉपर हैंडलिंग उनकी की जाए। ठीक है, प्रॉपर हैंडलिंग में उनका स्टोरेज हो सकता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, आइडेंटिफिकेशन और हैंडलिंग कैसी हो रही है। ठीक है, और साथ ही साथ जो करेक्शंस हमने लिए हैं उनका रिव्यू हमें करना है इस प्रोसीजर में। तो यहाँ इस इन चीज़ों के बारे में स्टैंडर्ड बताता है। और जो भी प्रोडक्ट हम हमारे अफेक्टेड होंगे उनको हमें आइडेंटिफाई करना है एज अ पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है, उनको क्लियरली आपको मार्क करना है कि वो आइडेंटिफेबल हो, पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग फॉर एनी एंड यूज ऑफ दैट इंडिविजुअल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये करेक्शन के ये पार्ट है। साथ ही साथ अगर हमारी जो एक्शन क्राइटेरिया है ओपीआरपी की नहीं हम मीट कर पाए हैं, क्रिटिकल लिमिट्स को बीच किया पहले हमने, तो फिर उस पर हमने एक्शंस जो क्राइटेरिया थी ओपीआरपी के थ्रू उसको भी हम नहीं मीट कर पाए, तो उसमें हमें देखना है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उस फेलियर का विथ रिस्पेक्ट टू फूड सेफ्टी, तो वो हमें डिटरमाइन करना अच्छे तरीके से। साथ ही में फेलियर का कॉज क्या था वो आइडेंटिफाई करना है। और थर्ड जो है उसकी वजह से कौन से पर्टिकुलर लॉट्स प्रोडक्ट के अफेक्ट हुए हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, और उसकी हैंडलिंग उसकी कैसे करेंगे। और इन सारी चीज़ों का जो भी हमारा इवेल्युएशन है उसको हमें एक रिकॉर्ड के फॉर्म में एज अ एविडेंस हमें मेंटेन करना है अपने सिस्टम में। तो अभी तो जो ये बात की कि डॉक्यूमेंट में नेचर ऑफ नॉन कन्फर्मिटी, कॉज ऑफ फेलियर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी, ये बेसिक्स हैं जो आने चाहिए, जो अभी तक हमने करेक्शन के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारी करेक्टिव एक्शंस की। करेक्टिव एक्शंस में जो कीवर्ड में लिया है, नॉट मीटिंग रिक्वायरमेंट्स, documented appropriate actions, non-conformity review, loss of control, causes, actions, results, documentation, corrective action, verifications, and then again records. तो हमने करेक्शंस की बात कर ली, अब हमारे करेक्टिव एक्शंस की बात है। यहाँ पे दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है स्टैंडर्ड में, तो ये आप यहाँ पे क्लियर आप अंडरस्टैंडिंग रखना कि करेक्शंस अलग हैं, करेक्टिव एक्शंस अलग हैं। ठीक है, दोनों जो चीज़ें हैं वो हम सेम कंडीशन में करते हैं जब भी हमारी जो सीसीपी है की लिमिट्स हैं, जो भी एक्शन क्राइटेरिया हैं वो नहीं मीट कर पा रहे हैं हम किसी वजह से, जो भी कारण उसके रहे हैं उस नॉन कन्फर्मिटी के, तो उस कंडीशन में करेक्शंस और करेक्टिव एक्शंस हम लेते हैं। तो करेक्टिव एक्शंस के रिस्पेक्ट में भी स्टैंडर्ड कहता है कि आपको इस्टेब्लिश और मेंटेन और डॉक्यूमेंट करना है, जिससे कि हम जो नॉन कन्फर्मिटी का जो कॉज है उसको डिटेक्ट कर सकें। एडिशनली यहाँ पे जो रीअकरेंस है उसको प्रिवेंट कर सकें, और साथ ही साथ जो प्रोसेस के कंट्रोल हैं उसको उसको हम उस पे हम रिटर्न आ सकें जब भी हमें नॉन कन्फर्मिटी आइडेंटिफाई की हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें एडिशनली हैं, नॉन कन्फर्मिटी तो हम वहाँ पे भी डिटेक्ट कर रहे थे कि किस क्या कारण था उसका, साथ ही साथ यहाँ पे प्रिवेंट रिकरेंस की बात हो रही है करेक्टिव एक्शंस की। करेक्टिव एक्शंस में साथ ही साथ जो प्रोसेस है कंट्रोल करने की वो हमें एक जो उसकी एक्सेप्टेंस लेवल है उस पर रिटर्न लानी है, जिसकी वजह से भी प्रोसेस में ब्रीच आई उसको हमें निगलिफाई करना है। ठीक है,
तो करेक्टिव एक्शन में ये चीज़ें हैं, इसका ध्यान रखना है और करेक्शन से क्या अलग है इसमें। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है क्या चीज़ें करेक्टिव एक्शंस में हमें इंक्लूड करनी है। तो उसमें पहला है कि रिव्यू करना नॉन कन्फर्मिटी को। नॉन कन्फर्मिटी प्रोसेस में हम खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो हमारे द्वारा भी की जा सकती है। साथ ही साथ अगर कोई कंज्यूमर के थ्रू कस्टमर कंप्लेंट हमें मिल रही है या फिर किसी रेगुलेटर के थ्रू उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के थ्रू में कोई नॉन कन्फर्मिटी मिल रही है तो उसको भी हमें ऐड करना है और फर्दर रिव्यू करना है। साथ ही साथ लॉस ऑफ कंट्रोल की बात होती है कि अगर हमारा कोई इस तरह का रिव्यू करने के बाद कोई हमें ट्रेंड मिला है जो हमें फर्दर लेके जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि हम कंट्रोल को लूज कर जाएंगे, जो भी हमारी सीसीपी को लेके है या फिर ओपीआरपी को लेके हैं, तो उस चीज़ को भी हमें इंक्लूड करना है अपने करेक्टिव एक्शंस के रिव्यू में। साथ ही साथ कॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी की बात कर ही लिया हमने। रिकरेंस को प्रिवेंट करने की हमने बात कर ली और जो रिजल्ट्स होंगे करेक्टिव एक्शन को उसको अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट करना है और फर्दर हमें वेरीफाई करना है कि जो करेक्टिव एक्शन हमने लिए थे वो अच्छी तरह से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि वेरिफिकेशन भी करना है हमें एक प्री प्लान मैनर में, जिससे कि जो इफेक्टिवनेस है, इंटीग्रिटी है एफएसएमएस की, वो मेंटेन हो सके। और इसके रिस्पेक्ट में जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, उनको हमें मेंटेन करके रखना है सिस्टम में एज एविडेंस। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हैंडलिंग ऑफ पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट्स। ये नेक्स्ट सब क्लॉज है। इसमें जनरल है पहला कीवर्ड, तो जनरल में प्रिवेंट है, एक्सेप्टेबल लेवल है, रिटेन प्रोडक्ट, विड्रॉवल, रिकॉल, कंट्रोल, रिस्पॉन्स एंड रिकॉर्ड्स। तो ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिए हैं। तो अनसेफ प्रोडक्ट्स को हैंडल करना बहुत एक उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए कि कैसे हम अनसेफ प्रोडक्ट्स जो भी हमारे नॉन कंफर्मिंग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निकल के आए हैं उसको कैसे डील करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, कि उसका हमें फर्दर कोई हमारे प्रोसीजर पे प्रोसेस पे हमारे जो एंड प्रोडक्ट है कंपनी के उस पर असर ना पड़े और वो किसी ना किसी तरह से फूड चेन से हम उसको हटा पाएँ। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं बहुत फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में। सो अनसेफ प्रोडक्ट को हमें आइडेंटिफाई करने के बाद उसको तब तक हमें यूज़ नहीं करना है, अपने फूड चेन में नहीं इंटर होने देना है जब तक ये डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हो जाए कि जो फूड सेफ्टी हजार्ड है वो रिड्यूस नहीं हो गए हैं एक्सेप्टेबल लेवल तक। साथ ही साथ ये क्राइटेरिया के बाद ये अगर डिमॉन्स्ट्रेट कर लेता है जो हमारा पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट है कि वो एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर उसके जो फूड सेफ्टी हजार्ड्स हैं वो आ गए हैं, तब तो हम उसको कर लेंगे, नहीं तो हमें तब तक नहीं करना है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि फॉर आफ्टर टाइम पीरियड वो जो सेफ्टी हजार्ड है उसका वो कंट्रोल हो जाएगा या फिर रिड्यूस हो जाएगा एक्सेप्टेबल लेवल तक। तब हम उसको उस कंडीशन में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने फूड चेन में। और कोई प्रोडक्ट इस तरह का है जो कुछ नॉन कन्फर्मिटी होने के बाद भी, नॉन कन्फर्मेंस होने के बाद भी प्रोसेस के प्रोसीजर के, लेकिन जो उसकी हजार्ड एक्सेप्टेंस लेवल है फूड हजार्ड को लेके वो विद इन लिमिट्स हैं, तो इस केस में भी उसको हम फर्दर अपने फूड चेन में ऐड कर लेंगे। ये तीन कंडीशन है कि जब भी हमें कोई
अनसेफ प्रोडक्ट हम आइडेंटिफाइंग करेंगे, तो उसको फर्दर हमें अपने फूड चेन में इन्वॉल्व करने के लिए क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये 3 जो मैंने अभी आपको कंडीशंस बताई, इसको अच्छी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करना है, मतलब आपके पास इससे रिलेवेंट डेटा होना चाहिए, जिसको आप रिव्यू करके, एनालाइज करके उस पे एक्शन प्लान करो और उसको फर्दर अपने फूड चेन में ऐड कर सको। अगर इस तरह का नहीं डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रहा है जो भी हमारा अनसेफ प्रोडक्ट है पोटेंशियली, तो उसको हम किसी भी और क्राइटेरिया पे या फिर किसी और बेस पे हम नहीं ऐड कर सकते हैं अपनी फूड चेन में। और जो भी हमारे पोटेंशियल अनसेफ प्रोडक्ट होंगे उनको रिटेन करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को, जब तक उस पर डिसीजन मेकिंग ना हो जाए, वो अच्छे तरीके से इवेलुएट ना हो जाए, और उसको फर्दर कैसे डिस्पोजिशन करना है वो चीज़ें डिटरमाइन ना हो जाएं। ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर जा चुका है, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है, उसकी बाउंड्री में नहीं है, उसके बाद भी ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया, डिटरमाइन किया कि प्रोडक्ट अनसेफ है यूज़ के लिए, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई करना है जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज के पास वो गया है, कि वो इनिशिएट करे विड्रॉवल और रिकॉल उस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को करनी है। और इसके रिस्पेक्ट में जो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशंस होंगे, रिकॉर्ड जनरेट होंगे, उसको मेंटेन करना है, चाहे वो थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर इन हाउस हो, कंपनी की बाउंड्रीज में हो, तो उस जो भी रिकॉर्ड जनरेट होंगे उसको मेंटेन करना है अपने सिस्टम के अंदर, कि आपने कैसे डील किया उस पोटेंशियली अनसेफ प्रोडक्ट को, कैसे उसको डिस्पोजिशन किया, इवेल्युएट किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो है इवैल्यूएशन ऑफ फॉर रिलीज की बात है। इसमें जो कीवर्ड्स मैंने लिया है, ईच लॉट रिमेन विद इन क्रिटिकल लिमिट्स, फेल्योर टू मीट एक्शन क्राइटेरिया फॉर OPRPs, वेरिफिकेशन एक्टिविटीज, एविडेंस एंड रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इवैल्यूएशन की बात होगी कि रिलीज करने से पहले क्या इवैल्यूएट करना होगा। तो पहला जो है कि हम सारे लॉट्स को इवैल्यूएट करना है, जो भी जो भी इफेक्ट अफेक्ट हुए हैं नॉन कन्फर्मिटी की वजह से, उनको हमें अच्छे तरीके से इवेलुएट करना है। और जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी प्रोडक्ट अफेक्ट हुए फेलियर की वजह से, लेकिन अभी वो एग्जिस्ट करते हैं, जो भी हमारी क्रिटिकल कंट्रोल की लिमिट थी उसके अंदर, उनको भी अभी हमें होल्ड करके रखना है, और उससे फर्दर हम एक्शन प्लानिंग करेंगे अभी नेक्स्ट क्लॉज में। साथ ही साथ इन केस जो प्रोडक्ट फेल्योर की वजह से अफेक्ट आया है, लेकिन जो एक्शन क्राइटेरिया है OPRP की उनको मीट कर सकते हैं, उनको हम रिलीज कर सकते हैं एज सेफ, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि हमारे पास एविडेंस हो अदर देन मॉनिटरिंग सिस्टम, जो हमने मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज़ किया है, और फर्दर हम डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए जो कंट्रोल मेजर हम यूज़ करने जा रहे हैं OPRP के थ्रू, जो एक्शन प्लान हम लेने जा रहे हैं वो मतलब इफेक्टिव होंगे फूड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। हम जब भी इवेल्युएशन की बात करेंगे एक प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए, तो पहली है CCP के रिस्पेक्ट में, दूसरी है OPRP के रिस्पेक्ट में। तो जहाँ पे भी हमारी ब्रीच हुई है CCP को, क्रिटिकल लिमिट्स को CCP के हम नहीं मैच कर पाए हैं, तो उनको रिलीज करने से हमें रोकना है उस लॉट को पर्टिकुलरली।
और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो सारे लॉट्स को आपको रोकना है। सेकंड है कि जो ओपीआरपी में अगर हम उसके ऊपर कोई हमारे पास एक्शन क्राइटेरिया है जिससे हम जो उसमें प्रोडक्ट को हम सेफ डिक्लेयर कर सकते हैं, कि हम उसको एज अ आइडेंटिफाइबल बना सकते हैं कि वो एक्सेप्टेंस लेवल में आ चुकी है, तब हम उसको फर्दर रिलीज करते हैं एज अ सेफ प्रोडक्ट। वो थ्रू वेरिफिकेशन, थ्रू एनालिसिस, थ्रू वेरिफिकेशन सैम्पलिंग, अगर हमारा ये हम क्लियर जस्टिफिकेशन दे पा रहे हैं, एविडेंस दे पा रहे हैं कि वो सेफ है यूज करने के लिए, आफ्टर सम एक्शंस, तब जाके हम उसको फर्दर रिलीज करेंगे यूज करने के लिए। नहीं तो हमें उस प्रोडक्ट को होल्ड करना है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं, हमें ध्यान रखना है एवल्यूएशन के रिस्पेक्ट में। और इसके जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे, डेटा रिकॉर्ड्स होंगे, उसको उस डाटा को रिटेन करना है एज अ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं। डिस्पोजिशन ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट्स, reprocessed, redirected for further other use, destroyed, evidence, record। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्लॉज में डिस्पोजिशन ऑफ नॉन कंफर्मिटिंग प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट नहीं एक्सेप्ट हुए हैं तो उनको कैसे रिलीज करना है, मतलब उनका कैसे यूज करना है उसके बारे में बात होगी। तो हम पहला उसमें चीजें हैं कि हम रीप्रोसेस करें। अ, अगर हम उसको कंपनी के अंदर अपने प्रोसेस कर सकते हैं या फिर कंपनी के बाहर प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन हमें इंश्योर करना है कि जो फूड सेफ्टी 1000 है वो रिड्यूस हो जाए उसका एक्सेप्टेबल लेवल में। ठीक है, तो ये पहला डिस्पोजिशन है उस नॉन कंफर्मिटी प्रोडक्ट का, कि उसको हम रीप्रोसेस करें। कंपनी के अंदर भी कर सकते हैं, कंपनी के बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इंश्योर करना है कि जो फूड सेफ्टी 1000 की क्राइटेरिया है वो विद इन एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर वो आ गई हूँ। तो इस कंडीशन में अगर वो नहीं हो सकती तो सेकंड केस है कि हम उसको रीडायरेक्ट करेंगे फॉर अदर यूज। ठीक है, जिससे कि जो फूड चेन है हमारी वो उस पर अफेक्ट ना आए। और अगर वो भी नहीं हो सकता है, रीडायरेक्ट भी नहीं कर सकते हैं अदर यूज के लिए, तो जो थर्ड स्टैंडर्ड कहता है कि डिस्ट्रॉय करिए, डिस्पोजिशन करिए, डिस्पोज करिए एज अ वेस्ट उस नॉन कंफर्मिटिंग प्रोडक्ट को। ठीक है, और इसका जो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है डिस्पोजिशन का, नॉन कंफर्मिटी प्रोडक्ट का, उसको आपको मेंटेन करना है। जो भी आप डिसीजन मेकिंग करें, जो भी आप चीज़ें फॉलो करें, आप री प्रोसेस कर रहे हो, रीडायरेक्ट कर रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो आपके पास एक उसका डाटा होना चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए जिसको आपको रिटेन करके रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ जो अप्रूविंग अथॉरिटी होगी पर्टिकुलरली इन तीनों में से डिसीजन मेकिंग के लिए, उनकी भी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। फिर इसके बाद बात आती है डिस्पोजिशन के बाद विड्रावल एंड रिकॉल की। टाइमली इसमें पहले कीवर्ड लिया है, रिकॉर्ड्स, नोटिफाइंग, हैंडलिंग, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, मैनेजमेंट रिव्यू, वेरिफिकेशन। सो विड्रावल और रिकॉल के रिस्पेक्ट में जो चीज़ें हैं पहले की, वो टाइमली हो, हमारा विड्रॉवल और जो रिकॉल है वो टाइमली हो, ये बहुत ध्यान रखना है। जो भी लॉट्स हमारे नॉन कंफर्मिटी थे, अनसेफ थे, और उसमें हमें सबसे ज़रूरी है कि हमें एक कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंट करना है जो कि विड्रॉ विड्रॉवल और रिकॉल को इनिशिएट कर सके, कैरी आउट कर सके। इसमें जो चीज़ें हमें करनी है विड्रॉवल और रिकॉल के रिस्पेक्ट में, क्या हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है उसके बारे में स्टैंडर्ड बताता है।
कि उसमें जब सबसे पहली चीज़ें हैं वो है, हमें जो हमारी जो रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी है उसको नोटिफाई करना है इस बारे में कि हमने विड्रॉवल या फिर कॉल के लिए अ, हमारी ये कम्युनिकेशन है और किस बेसिस पे हम विड्रॉवल और रिकॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विड्रॉवल और रिकॉल बेसिकली होता है कि किसी भी तरह से जो प्रोडक्ट अनसेफ था, लॉट अनसेफ था, वो फर्दर फूड चेन पे कोई इफेक्ट ना डाले। ठीक है, वो किसी भी स्टेज के में हो सकता है फूड चेन के, तो उसका इफेक्ट जो है वो हम पूरी तरह से अ, निकाल सके फूड चेन के ऊपर। पहली जो चीजें हैं वो इंटरेस्टेड पार्टीज को नोटिफाई करना है। इंटरेस्टेड पार्टीज में स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकती है, रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है, कस्टमर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं। साथ ही साथ अ, जो इसमें करना हैंडलिंग कैसे करेंगे विड्रॉवल और रिकॉल प्रोडक्ट की, जो स्टॉक में है उनका उनको भी इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो दो चीजें हैं कि हमें स्टॉक जो हमारे पास पड़ा हुआ है उसको कैसे डील करना है, जो हमारे पास इंडिविजुअली प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है कंज्यूमर तक उसको कैसे डील करना है, तो उसमें हैंडलिंग की क्या प्रोसीजर होंगी, ये डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में हमें ऐड करनी है। और साथ ही साथ क्या सीक्वेंस होगा, जो भी एक्शंस हम लेंगे विड्रॉवल और रिकॉल के लिए, तो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस क्या होगा उसको हमें मेंटेन करना है। ठीक है, और इसके ऊपर एक मैनेजमेंट रिव्यू भी हमें करना है। जो हमारा रिकॉल और विड्रॉवल है, ये एज अ इनपुट इसकी जो इंफॉर्मेशन हम जनरेट करेंगे, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस जो होंगे हमारे, जो भी हमने मेथडोलॉजी फॉलो की है, प्रोसेस फॉलो किया है, जो भी कम्युनिकेशन की है, वो एज अ इनपुट हमें लेना है मैनेजमेंट रिव्यू में। मैनेजमेंट रिव्यू को भी हम नेक्स्ट क्लॉज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो भी हमारा सीक्वेंस ऑफ एक्शंस था रिकॉल और विड्रॉवल के लिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाई करना है कि उसका जो इफेक्टिवनेस है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो अप्रोप्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। वो थ्रू होता है मॉक विड्रॉवल, रिकॉल और प्रैक्टिस ऑफ विड्रॉवल, रिकॉल। ठीक है, तो मॉक विड्रॉवल हमें करना है जिससे कि हम इम्प्लीमेंटेशन चेक कर सकें उस पर्टिकुलर विड्रॉवल और रिकॉल का, और उसकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर कर सकें। और इसके रिस्पेक्ट में भी हमें जो रिकॉर्ड जनरेट हो रहे हैं वो हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी एट्थ क्लॉज की। ये लार्जेस्ट क्लॉज था, इम्पोर्टेंट क्लॉज था स्टैंडर्ड का। अब हम दो क्लॉज हमारे बचे हैं, 9th एंड 10th, वो हम कवर करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लॉज है अपना 9th, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। ठीक है, यहाँ पे हम परफॉर्मेंस इवेलुएट करने की बात करेंगे। ठीक है, ओवरऑल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की। इसमें पहला सब क्लॉज है वो है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। इसका फर्स्ट सब क्लॉज है जनरल, डिटरमाइन व्हाट मेथड्स व्हेन मॉनिटरिंग, और है इवेल्युएटेड हु, रिकॉर्ड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ जनरल को। तो पहले तो डिटरमाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की रिस्पेक्ट में कि क्या चीज़ों को हमें मॉनिटर करना है, मेजर करना है। सेकंड है कि क्या मेथड हम यूज़ करेंगे मॉनिटरिंग और मेजरमेंट के लिए, एनालिसिस के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, जिससे कि हम इंश्योर कर सकें जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आए हैं वो वैलिड हो। इसके बाद बात आती है कि जो मॉनिटरिंग और मेजरिंग है वो कब कब परफॉर्म की जाएंगी, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है। और इसके बाद बात होती है जो हमारी रिजल्ट्स हैं मॉनिटरिंग और मेजरमेंट की हैं, वो
कब एनालिसिस उसकी की जाएगी और इवेलुएट की जाएंगी उस डेटा को। और जो लास्ट है कि कौन जो एनालिसिस है डेटा का, इवेल्युएशन है रिजल्ट्स का, वो कौन करेगा। ठीक है, तो ये टोटल 5 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन की बात करें। तो इसीलिए पहला मैंने व्हाट यूज़ किया है, फिर द मेथड की बात की है, व्हेन में बात की है मॉनिटरिंग और मेजरिंग की, और व्हेन की बात की है इवेल्युएशन के रिस्पेक्ट में, हु की बात की है कि कौन ऑथराइज्ड होगा जो, या फिर कौन इतना कॉम्पिटेंट है जो इवेलुएट करेगा, एनालाइज करेगा उस डेटा को। साथ ही साथ इसके इस स्टैंडर्ड के लिए कहता है कि आपको रिटेन डॉक्यूमेंट करने हैं, जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, उसके उसका आपके पास डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो एज एविडेंस वर्क करेंगे। ठीक है, फर्दर इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस के लेके एफएसएमएस के, तो ये चीज़ें करनी है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सब क्लॉज एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, एप्रोप्रिएट डाटा, ओवरऑल परफॉर्मेंस, इम्प्रूवमेंट नीड, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम, करेक्टिव एक्शन, इफेक्टिवनेस, एविडेंस, मैनेजमेंट रिव्यू, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। सो एनालिसिस और इवोल्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट है पहला कि एप्रोप्रिएट डेटा। तो हमारे पास जो डेटा निकल के आया है वो एप्रोप्रिएट है। मॉनिटरिंग और मेजरिंग से ये पहले हमें इंश्योर करना है, तभी हम एनालिसिस और इवैल्यूएशन पे फर्दर मूव करेंगे। और ये जो एप्रोप्रिएट डेटा निकल के आएगा वो सफिशिएंट होना चाहिए फर्दर एनालिसिस के लिए। ठीक है, और एप्रोप्रिएट डेटा में जो चीज़ें आती हैं वो मॉनिटरिंग मेजरिंग रिजल्ट्स हैं, वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़ के रिजल्ट्स हैं, पीआरपीज के रिजल्ट्स हैं, हजार्ड कंट्रोल प्लान के रिजल्ट्स हैं, इंटरनल ऑडिट्स के रिजल्ट हैं, एक्सटर्नल ऑडिट के रिजल्ट हैं। तो इस तरह के जो भी डेटा निकल के आएंगे उसके बेसिस पे हम एनालिसिस और इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, और जो हमारा गोल होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा एनालिसिस का, वो होगा कि हम जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है एफएसएमएस को लेके, उसकी रिक्वायरमेंट्स को लेके वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो, जो हमने प्लान अरेंजमेंट्स किए हैं वो हमारे सही जगह पे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस के बाद कोई अगर नीड है अपडेशन की जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो चीज़ें हैं हमारा। इस इवेल्युएशन के थ्रू ये नीड निकल के आइडेंटिफाई हो जाएगी कि एफएसएमएस में कहीं पे भी किसी अपडेट की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारा कोई अगर ट्रेंड है हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि हमें शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि कोई इंसिडेंट है पोटेंशियल अनसेफ प्रोडक्ट का या फिर प्रोसेस फेल्योर का। तो उसकी जो सीवियरिटी है, उसका हायर अकरेंस रेट है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, साथ ही साथ इस इवेल्युएशन का हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारी इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम्स है उसकी प्लानिंग को लेके, जिसमें कुछ पर्टिकुलर एरिया हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे हमें इंटरनल ऑडिट को ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में, ज़्यादा फ्रीक्वेंट मैनर में करनी है इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर उनको इस तरह से मॉनिटर और मेजर करना है, तो ये हमारी इवेल्युएशन के थ्रू निकल के आ सकती है। साथ ही साथ जो करेक्टिव एक्शंस लिए गए थे मतलब एनालिसिस के पहले, उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि उनकी इफेक्टिवनेस कैसी है। ठीक है, तो ये सारे की ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे एनालिसिस के थ्रू, इवैल्यूएशन के थ्रू निकल के आते हैं। मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास अप्रोप्रिएट डेटा होना चाहिए। ठीक है,
फिर हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इवेल्युएशन के वो है ओवरऑल परफॉर्मेंस, नीड फॉर अपडेटिंग, कोई हमारा रिस्क रिलेटेड हम कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे, इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम को और अच्छा बना सकते हैं, करेक्टिव एक्शंस की इफेक्टिवनेस को और अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं और हमें जो एनालिसिस है इवेल्युएशन है इसका डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड्स जो हैं उसको मेंटेन करना है एज अ एविडेंस, और फर्दर हमें यूज़ करना है इसको कम्युनिकेट करने के लिए टॉप मैनेजमेंट को, और जो कि फर्दर यूज़ होगा मैनेजमेंट रिव्यू के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक की बात करता है कि जो एनालिसिस है उसमें हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक की का यूज़ कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए उसको। ठीक है, जहाँ तक भी पॉसिबल हो। तो यहाँ तक ये पहला क्लॉज था इसका 9.1। अब हम 9.2 पे चलते हैं। इंटरनल ऑडिट, प्लान इंटरवल्स, conform to FSMS ISO 22000, effectiveness, organization shall, audit program, PEIM, plan, establish, uh, improve, monitor, frequency, methods, responsibilities, planning requirements, reporting, audit criteria, audit scope, competent audit, records, corrective actions, time frame, food safety management system, uh, effectiveness, verification. सो इंटरनल ऑडिट जो है वो बेसिकली एक तरह से आप बैकबोन है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। जब भी इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, इंटीग्रिटी की बात करेंगे, जितना अच्छा आपका इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम रहेगा उतना अच्छा आप एफएसएमएस आप रन कर सकते हो। उससे जो भी आपकी बेनिफिट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारी चीज़ें तभी इंश्योर हो पाती जब आपका इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम अच्छा हो। तो पहली चीज़ जो इसमें स्टैंडर्ड कहता है कि आपको इंटरनल ऑडिट प्लान इंटरवल्स में करने हैं, और इसके साथ ही साथ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि जो एफएसएमएस है कंफर्म कर रहा है कि नहीं, जो रिक्वायरमेंट है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की हैं, आईएसओ 22000 की है रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पे एफएसएमएस को अलग यूज़ किया है और आईएसओ 22000 को अलग मेंशन किया है, इसलिए क्योंकि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने बात की हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, नेशनल स्टैंडर्ड्स, उनकी रिक्वायरमेंट आप ऐड कर सकते हो अपने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से। और सेकंड है जो 22000 आईएसओ का है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसके कन्फर्मेंस को लेके हमें प्लान इंटरवल में इंटरनल ऑडिट करनी है। साथ ही साथ जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो मेंटेन है कि नहीं है, ये क्रॉस वेरीफाई करना है इंटरनल ऑडिट के थ्रू। तो इसमें हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए जिसमें हम ऑडिट प्रोग्राम को डिस्क्राइब कर सकें, जिसमें फ्रीक्वेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेथड, प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्टिंग सारी चीज़ें हमने ऐड की हों। और साथ ही साथ अगर कोई जो प्रोसेस हैं वो क्रिटिकल हैं, उनका कंसिडरेशन हमें मेंशन करना है अपने ऑडिट प्रोग्राम में। चेंज इन एफएसएमएस कोई है तो उसको क्लियर मेंशन करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो रिजल्ट्स हैं मॉनिटरिंग और मेजरमेंट के प्रीवियस ऑडिट के, उनको कैसे डील करना है, उसके रिस्पेक्ट में क्या हम ऑडिट में करेंगे, क्या चीज़ें हमें इवेलुएट करनी है ऑडिट प्रोग्राम में, वो भी हमें आनी चाहिए, हमारे ऑडिट प्रोग्राम में होना चाहिए। साथ ही साथ ऑडिट क्राइटेरिया क्या होगी, स्कोप क्या होगा हर ऑडिट का, ये डिफाइन करना है। कॉम्पिटेंट ऑडिटर कौन हुआ कंपनी से, उसको आइडेंटिफाई करना है जो कि
ऑडिट अच्छी तरीके से कर ले, जो ऑब्जेक्टिविटी है ऑडिट की उसको वो फुलफिल करे, किसी तरह की इम्पार्शियलिटी ना हो ऑडिट में, इसको इंश्योर करते हुए इस तरह का ऑडिटर हमें मतलब डिक्लेयर करना है अपने ऑडिट प्रोग्राम में। और साथ ही साथ जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं ऑडिट के, उसको रिपोर्ट करना है फूड सेफ्टी टीम को, रिलेवेंट मैनेजमेंट को। ये हमारा इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए। और हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जो निकल के आ रही है, जो भी रिकॉर्ड्स निकल के आ रहे हैं, डेटा निकल के आ रहे हैं, उसको हमें रिटेन करना है एज एविडेंस। ठीक है, जिससे कि हम फर्दर इम्प्लीमेंटेशन में उसका हेल्प ले सकें। साथ ही साथ जो करेक्शंस के लिए जो चीज़ें नेसेसरी हैं करेक्टिव एक्शंस को लेके एग्रीड फ्रेमवर्क में, वो चीज़ें हमें ऑडिट प्रोग्राम में मेंशन करें। और जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इंटरनल ऑडिट का, वो ये भी है कि जो एफएसएमएस है वो मीट कर रहा है कि नहीं, जो इंटेंट है फूड सेफ्टी पॉलिसी का, ऑब्जेक्टिव्स का, एफएसएमएस का। इसके बाद हमें फॉलो एक्टिविटीज़ को भी ऐड करना अपने ऑडिट प्रोग्राम में। इसमें वेरिफिकेशन होगा जो भी एक्शन हमने लिए हैं बेस्ड ऑन द इंटरनल ऑडिट, और उसकी रिपोर्टिंग को लेके वेरिफिकेशन को, जो हमने वेरिफिकेशन किया इंटरनल ऑडिट के बेस पे, जो हमने ऑडिट की थी, सॉरी एक्शंस लिए थे, तो उनकी जो वेरिफिकेशन रिजल्ट्स हों वो रिपोर्ट किए जाएं। और फर्दर कोई रिव्यू में कोई सजेशंस निकल के आ रहा है, कुछ मतलब कमी निकल के आ रही है, तो उस पर फर्दर एक्शन प्लान किया जा सकता है, या फिर उसको मैनेजमेंट रिव्यू में हम नेक्स्ट ले लें। तो ये इंटरनल ऑडिट की बात थी। यहाँ पे मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए, ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है। और फर्दर इसमें रेफरेंस देता है आईएसओ 19011 का, जो कि बेसिकली ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम का गाइडलाइन है। ठीक है, तो वो मैं किसी दूसरे ट्रेनिंग में कवर करूँगा। आईएसओ 19011 वो अपने आप में बहुत इन डेप्थ स्टैंडर्ड है विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटिंग। आप किसी भी सिस्टम का ऑडिट कर रहे हो, किसी भी तरह की ऑडिट कर रहे हो, तो वो रेफरेंस स्टैंडर्ड है 19011। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट का क्लॉज खत्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू। उसके नेक्स्ट चलते हैं। तो मैनेजमेंट रिव्यू में जो चीज़ें हैं, पहला जनरल सब क्लॉज है, उसमें जो मैंने कीवर्ड लिए हैं, प्लान इंटरवल्स, continuing, suitability, adequacy, effectiveness। फिर है मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट, कंसीडर प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस, रिसोर्स एडिक्वेसी, इमरजेंसी सिचुएशन, अपॉर्चुनिटीज, इंफॉर्मेशन रिलेटिवनेस। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। ठीक है, तो हमने अभी तक स्टैंडर्ड में बात करी डिफरेंट एरियाज में मैनेजमेंट रिव्यू की, जो कि यूज करेंगे हम इनपुट के लिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट रिव्यू यहाँ पे स्टैंडर्ड इस पर्टिकुलर क्लॉज में बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका मैनेजमेंट रिव्यू प्लान इंटरवल में होना चाहिए, जिससे हम इंश्योर कर सकें कॉन्टिन्यूटी, सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि अगर इन केस, जैसे हमने स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग में डिस्कस किया कि डिफरेंट इनपुट्स की बात की थी मैनेजमेंट रिव्यू की, तो इस तरह का कभी हमें ज़रूरत पड़ती है बेस्ड ओवर सम नॉन कन्फर्मिटी और बेस्ड ओवर सम रिस्क जनरेटेड, तो हम वहाँ पे भी मैनेजमेंट रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास एक प्लान इंटरवल में हमारे पास
एक प्लानिंग होनी चाहिए मैनेजमेंट रिव्यू करने के लिए। साथ ही साथ बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम मैनेजमेंट रिव्यू कर सकें। मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट्स क्या होंगे, तो उसमें स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें बताता है जो हमें कंसीडर करनी है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की कि वो होनी चाहिए। तो उसमें पहला है कि जो हमने प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू किया था और जो उस पे एक्शंस लिए थे उनका स्टेटस क्या है, मतलब कि इफेक्टिवनेस क्या है, उस पे अभी जो किसी ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर लो, मतलब जो ओवरऑल उसका इंटीग्रिटी है उस पर्टिकुलर एक्शन का, मैनेजमेंट रिव्यू का, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। साथ नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कंसीडर करना है वो है जो एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज हैं अपने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर, उसको हमें रिव्यू करना है, कोई इसमें चेंज तो नहीं आया है, या फिर जो ऑनेस्टली कॉन्टेक्स्ट है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, तो उसको हमें अपने मैनेजमेंट सिस्टम में रिव्यू में ऐड करना है। फिर जो नेक्स्ट है, हमें परफॉर्मेंस को, हमारी जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकल के आई है वो डिफरेंट, अभी हमने इंटरनल ऑडिट में बात करी, तो वो जो एप्रोप्रिएट डेटा की वहाँ पे बात थी, वो एज ए इंडिकेटर है परफॉर्मेंस को लेके, इफेक्टिवनेस को लेके एफएसएमएस का। तो उसके थ्रू हमें हमें मैनेजमेंट रिव्यू करना है, जिसमें हमें ट्रेंड देखने हैं कि कुछ सिस्टम में जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड क्या रिजल्ट्स हमारे निकल के आ रहे हैं। ट्रेंड का मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं है लैग कर रहा है सिस्टम, या फिर आ, क्या परफॉर्मेंस लेवल निकल के आ रही है, अगर सिस्टम हमने अपडेट किया है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, कहीं पे भी कोई सिस्टम में चेंज आया है। ठीक है। साथ ही साथ जो मॉनिटरिंग और मीटिंग रिजल्ट है उनका ट्रेंड हमें मैनेजमेंट रिव्यू में देखना है। जो रिजल्ट्स का एनालिसिस है, वेरिफिकेशन एक्टिविटी का रिजल्ट्स हैं, उनकी एनालिसिस करनी है, उनका जो एनालिसिस हुआ है पीआरपी का, हजार्ड कंट्रोल प्लान का, उसको हमें मैनेजमेंट रिव्यू में ऐड करना है। नॉन कन्फर्मिटी करेक्टिव एक्शंस हैं उनको, उनका ट्रेंड देखना है हमें। ऑडिट रिजल्ट्स का इंटरनल एक्सटर्नल उनका ट्रेंड देखना है। किसी तरह का इंस्पेक्शन है रेगुलेटरी कस्टमर की, तो उसका ट्रेंड देखना है। ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर, उसको हमें उसका हमें ट्रेंड देखना है, उसको मैनेजमेंट रिव्यू में हमें ऐड करना है, कंसीडर करना है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने मैनेजमेंट रिव्यू में उसको ऐड करना है, और जो भी हमने एक्शंस लिए हैं रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के रिस्पेक्ट में उसकी इफेक्टिवनेस को हमें कंसीडर करना है अपने मैनेजमेंट रिव्यू में। और साथ ही साथ जो हमारे एफएसएमएस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमने किस एक्सटेंट तक उसको मीट किया है, उसको हमें अपने मैनेजमेंट रिव्यू में डिस्कस करना है, रिव्यू करना है। साथ ही साथ जो रिसोर्सेज की एडिक्वेसी है उसको हमें कंसीडर करना है अपने मैनेजमेंट रिव्यू में। इमरजेंसी सिचुएशन अगर कोई निकल के आई है, कोई इंसिडेंट हुआ है इस तरह का, विड्रॉवल और रिकॉल हुआ है, तो उसे हमें मैनेजमेंट रिव्यू में ऐड करना है, या फिर कोई अपडेट की रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस समथिंग, तो वो हमें अपने मैनेजमेंट रिव्यू में ऐड करना है। साथ ही साथ कोई इंफॉर्मेशन हमें मिली है किसी एक्सटर्नल या इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू, जिसमें कोई कंप्लेन थी, एडवाइस थी, रिक्वेस्ट थी, तो उसको हमें मैनेजमेंट रिव्यू में ऐड करना है। और साथ ही साथ कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हमारी निकल के आ रही है, हमारी टीम के हमने कम्युनिकेट किया, किसी इंडिविजुअल पर्सनल ने कम्युनिकेट किया है, वो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, तो उन पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज को भी हमें मैनेजमेंट रिव्यू में ऐड करना है और कंसीडर करना है। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड एक चीज के बारे में क्लैरिफाई करता है, जो भी मैनेजमेंट रिव्यू में डेटा हम प्रेजेंट करेंगे वो हमें एक तरह से हेल्पिंग होना चाहिए, या फिर डिसाइसिव होना चाहिए, जो कि टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करे डिसीजन मेकिंग में, और वो कहीं ना कहीं इसको डायरेक्टली रिलेट कर पाए ऑब्जेक्टिव से जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का है।
इससे अवगत होता ये है कि जो टाइम कंजप्शन है मैनेजमेंट रिव्यू का वो बहुत इफ़िशिएंट हो जाता है। जब आप डायरेक्टली जो डेटा हमारे निकल के आए हैं, रिकॉर्ड्स निकल के आए हैं, वो हम रिलेट कर पाते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो डेटा हो वो इस तरह से प्रेजेंट किया जाए जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव से हम लिंक कर सकें। तो यहाँ तक थी मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट की बात। अब आगे चलते हैं मैनेजमेंट आउटपुट में। तो मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट में जो है चीज़ें, पहला क्लॉज है इंक्लूड का, उसमें जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं डिसीजन एंड एक्शंस, एनी नीड, फिर है एविडेंस एंड रिकॉर्ड्स। सो सबसे पहला है कि हमें मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट में क्या क्या चीज़ें लेनी हैं। तो सब इसमें सबसे पहला है कि हमारे जो डिसीजंस निकल के आएंगे, एक्शंस निकल के आएंगे मैनेजमेंट रिव्यू के, जो कि हमें हेल्प करेंगे कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट में। जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की, वो हमारी होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई किसी तरह की नीड है अपडेट करने में या फिर चेंज करने में फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, तो वो चीज़ें हमें मेंशन करनी है अपने मैनुअल रिव्यू आउटपुट में, जिसमें कि रिसोर्सेस रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं या फिर प्रोसीजर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, कॉम्पिटेंसी अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी मतलब की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अ, सारी चीज़ों से कोई अगर चेंज आ रहा है, अपडेट करने की नीड है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, तो वो चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है एज आउटपुट थ्रू मैनुअल रिव्यू। ठीक है। और इसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस मेंटेन करना है, जो कि रिजल्ट होंगे मैनेजमेंट रिव्यू का। ठीक है। तो ये थी बात मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट की। नाइन्थ क्लॉज यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट क्लॉज जो लास्ट क्लॉज है वो है 10th क्लॉज, इम्प्रूवमेंट। ठीक है। तो यहाँ स्पेसिफिकली इम्प्रूवमेंट का लास्ट क्लॉज है। इम्प्रूवमेंट हमारे 9th क्लॉज से निकल के आते हैं, और ओवरऑल हम जब रन करते हैं वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, तो वहाँ से डिफरेंट क्लॉजेस से डिफरेंट जो क्राइटेरिया हमने सेट किए हैं उससे निकल के आते हैं। तो इम्प्रूवमेंट का जो पहला सब क्लॉज यहाँ पे है वो है नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शंस। नॉन कन्फर्मिटी अकर्स, इसमें जो कीवर्ड्स लिए मैंने, रिएक्ट, कंट्रोल एंड करेक्ट, डील विथ कॉन्सिक्वेंसेस, actions to eliminate the causes, review, determine, potentially occur, action implementation, effectiveness, review, change in food safety management system, evidence। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं नॉन कन्फर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन के रिस्पेक्ट में। सो इसमें पहला जो चीज़ है, जब भी कोई नॉन कन्फर्मिटी हमें मिलेगी, ठीक है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीज़ें करनी है इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली चीज़ जो करनी है उसको कंट्रोल करनी है, उस पर और करेक्ट करनी है। तो ये पहला एक्शन होगा। साथ ही साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उस नॉन कन्फर्मिटी को, उससे डील करना है। ठीक है। तो ये पहला हमारा इम्प्रूवमेंट के लिए चीज़ निकल के आ रही है, जिसमें हमें रिएक्ट करना है जब भी हम नॉन कन्फर्मिटी हमें मिलती है, जिसमें कंट्रोल हम करेंगे, करेक्ट करेंगे, डील विद द कॉन्सिक्वेंसेस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, और इसमें है हमारे जो फोकस होगा इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम एलिमिनेट कैसे करें जो कॉज है नॉन कन्फर्मिटी का, उस पर हमारा हमारा हम क्या एक्शंस इवेल्युएट कर सकते हैं इसको करने के लिए। तो उसमें जो चीज़ें हमें करनी है, रिव्यू करना है नॉन कन्फर्मिटी को, साथ ही साथ डिटरमाइन करना है कि किस कारण से नॉन कन्फर्मिटी हुई, और साथ ही साथ ये भी डिटरमाइन करना है कि कोई सिमिलर नॉन कन्फर्मिटी तो नहीं प्रेजेंट करती है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, एक्टिविटी में, और जो फर्दर उसकी पोटेंशियल अकरेंस हो सकती है। ठीक है। तो ये हमें हमें इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें करनी है। ठीक है। कि
वो रीअकर ना हो जो हो इन फ्यूचर, या फिर कहीं और उसकी अकरेंस अपने सिस्टम में ना दिखाई दे। तो इन सब चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पे इवेलुएट कर रहे हैं और एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं जो कॉज है नॉन कन्फर्मिटी का। साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट में जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो है, जो भी हमने एक्शन प्लान किया, जो नीड ज़रूरत थी एक्शन कर लेने की, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करेंगे, उसके इफ़ेक्टिवनेस को रिव्यू करेंगे, और साथ ही साथ अगर कोई चेंज हमें ज़रूरत लगता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें हम करेंगे एज ए इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और ये ध्यान रखना है जो भी हम करेक्टिव एक्शंस लें वो हमारे अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो भी नॉन कन्फर्मिटी का इफेक्ट आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में, और हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऐसा मेंटेन करना है इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन कन्फर्मिटी और करेक्टिव एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एज एविडेंस वर्क करेगा फर्दर रिव्यू के लिए, फर्दर जस्टिफिकेशन के लिए, कन्फर्मिटी डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। इसके बाद नेक्स्ट सब क्लॉज में चलते हैं इम्प्रूवमेंट के, वो है कार्डिनल इम्प्रूवमेंट। इसमें सूटेबिलिटी की बात होती है, एडिक्वेसी की बात होती है, इफेक्टिवनेस की बात होती है बाय एवर क्लॉज टूल्स। ठीक है, सो हमारा कॉन्टिन्यूल इम्प्रूवमेंट हम कैसे लेके आएंगे कंपनी में, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है कि स्टैंडर्ड कहता है कि जो हमारा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है इसको हमें कॉन्टिन्यूली इम्प्रूव करना है, इसकी सूटेबिलिटी को वेरीफाई करना है, इसकी एडिक्वेसी को वेरीफाई करना है, और इसकी इफेक्टिवनेस को वेरीफाई करना है, और कॉन्टिन्यूस मैनर में इन चीज़ों को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस पे हमें फोकस करना है। अम, और जो मेन टूल यूज़ करेंगे कॉन्टिन्यूली इम्प्रूवमेंट के लिए वो होंगे, मैंने अब क्लॉज लिखा है उसमें है कम्युनिकेशंस हैं, जो हमने कम्युनिकेशन क्लॉज में डिस्कस किया था, मैनेजमेंट रिव्यू को डिस्कस किया था, इंटरनल ऑडिट को डिस्कस किया था, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन एक्टिविटी डिस्कस किया था, वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल मेजर की बात की थी, करेक्टिव एक्शंस की बात की थी, एफएसएमएस अपडेट की बात की थी। तो ये जो क्लॉजेस थे, सब क्लॉजेस थे जो भी मैंने आपको बताया, इनका कंबाइंड मैनर में हमें यूज करना है क्वार्टरली इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, जो इसके डेटा निकल के आएंगे, जो रिजल्ट्स निकल के आएंगे, वही हमें क्वार्टरली इम्प्रूवमेंट में हम उसको यूज करेंगे एफएसएमएस की सूटेबिलिटी, एडुकेसी और इफेक्टिवनेस को लेके। यहाँ तक था 10.2 क्वार्टरली इम्प्रूवमेंट। अब इसके बाद ये लास्ट क्लॉज है स्टैंडर्ड का, वो 10.3 है, अपडेट ऑफ द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सो ये सारी चीज़ें हमारी निकल के आई। तो स्टैंडर्ड जो है वो क्वार्टरली अपडेट करने की बात करता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो विद टाइम कहीं ना कहीं अपडेट होते हैं। चाहे वो रॉ मटेरियल की बात करें, चाहे मशीन्स की बात करें, प्रोसेसिंग की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, और सर्विसेज की बात करें। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अपडेट जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का, वो विद टाइम करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए फूड सेफ्टी टीम को जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको प्लान इंटरवल्स में रिव्यू करना है, इवेल्युएट करना है कि जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं कॉन्टेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का है, उसके लिए जो हमारा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो सही है कि नहीं सही है, उसमें कहीं गैप ना हो, जो ओवरऑल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो वो कैपेबल हो ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को फुलफिल करने के लिए।
इसमें जो इम्पोर्टेंटली जो टीम को डिस्कस नेसेसरी है रिव्यू करने के लिए फूड सेफ्टी टीम को, वो है हजार्ड एनालिसिस, हजार्ड कंट्रोल प्लान, और जो इस्टेब्लिश पीआरपीज हैं उनको रेगुलरली रिव्यू करना जब भी या फिर उनको जरूरत लगती है इसको रिव्यू करने की, और फर्दर जो अपडेट ला सकते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में वो चीज़ें करनी है। और साथ ही साथ जो अपडेशन होगा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का वो बेस्ड होना चाहिए कम्युनिकेशंस जो हमारा क्लॉज था उसके ऊपर, जो एक्सटर्नल इंटरनल कम्युनिकेशन की हमने बात की थी। साथ ही साथ अगर हमें इंफॉर्मेशन इस तरह की मिल रही है जो कि सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस एफएसएमएस को लेके है, उसके बेसिस पे हमारा अपडेट हो सकता है। जो एनालिसिस हमने की है रिजल्ट्स की या फिर वेरिफिकेशन एक्टिविटी की, उसके आउटपुट के बेसिस पे हम अपडेट ला सकते हैं। और साथ ही साथ मैनेजमेंट रिव्यू का जो आउटपुट है उसके बेसिस पे हम अपडेट कर सकते हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को। और जब भी हम फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को अपडेट करें तो इससे रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, रिकॉर्ड्स हैं, डेटा है, उसे हमें मेंटेन करके रखना है, रिटेन करके रखना है, और वो फर्दर यूज़ करेंगे हम एज अ इनपुट फॉर मैनेजमेंट रिव्यू। ठीक है, और वो आगे हमें एज एविडेंस वर्क करेगा टू शो द कन्फर्मिटी। तो यहाँ तक था हमारा ISO 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सो आप लोग ट्रेनिंग अटेंड करिए, कॉम्पिटेंसी बिल्ड करिए, चाहे आप लीड ऑडिटर के लिए कोर्स कर रहे हो या फिर किया हुआ है आपने लीड ऑडिटर का कोर्स, तो ये ट्रेनिंग जो है आपको हेल्प करेगी अच्छी नॉलेज गेन करने में। ठीक है, और आपको कोई रिक्वायरमेंट हो किसी भी तरह की सर्टिफिकेशन की, ट्रेनिंग की, ऑडिटिंग की या गाइडेंस की, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी डिटेल यहाँ पे डिस्प्लेड है लास्ट पेज में स्लाइड के। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।